हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। तो चैप्टर आपका ये मान लो दो हिस्सों में डिवाइड है ये, जो आपको समझाता है वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में और मौसम प्रणालियों के बारे में। ठीक है, यानी वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा जो हवा है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है, जब उसको हम पवन बोलते हैं, है ना। कई बार पवन जो सर्कुलेटरी मोशन में चल रही होती है, यानी कि घुमावदार चक्रवात टाइप बना रही होती है, तो इसको हम वायुमंडलीय परिसंचरण बोल देते हैं, जिसको हमें पढ़ना है। उसके बाद मौसम पढ़ने वालों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेदर सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ रहा है चैप्टर का मतलब। तो इस चैप्टर को हम समझने वाले और वन शॉट में कवर करेंगे, और सारे टॉपिक को हम देख रहे होंगे। आगे चले। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल करे तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। देखो, ये आपको पता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वर्ल्ड का या पृथ्वी का, वो हर जगह सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो कहीं पर जो वायु है वो गर्म होगी और कहीं पर वायु ठंडी होगी, ये आपको पता है। तब वायु गर्म होती है, आपको पता है फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है, और जब वो ठंडी होती है तो वो क्या करती है, सिकुड़ती है। गर्म होएगी तो फैलेगी, ठीक है ना, क्योंकि गर्म होती है तो हवा ऊपर उठती है, ध्यान रखना है। लेकिन जब ठंडी होती है तो हवा क्या होती है भाई, सिकुड़ती है। मतलब हवा क्या होती है, सिकुड़ती है, ध्यान रखना है। ठीक है, फैलना और सिकुड़ना आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करता है। अब आगे मैं बात करूं। अब जब आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा फैल रही है, सिकुड़ रही है। सिकुड़ने का मतलब एक तरह से हवा इकट्ठी हो गई, ठीक है। और फैलने का मतलब हवा यहाँ से उड़ गई, ऊपर चले गई। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ पर हवा का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसमें डिफरेंस आता है। ध्यान रखना, इस वजह से क्या होता है, जो हवा का दबाव होता है उसमें हमें डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिखता है, यानी दबाव में अंतर आता है। जब इसी वजह से क्या होता है कि जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चलती है। अब वो कहाँ से कहाँ चल रही है आपको पता है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है ना, उच्च दाब से निम्न दाब चलती है। और ये उच्च दाब निम्न दाब बना कैसे, अलग अलग जगह पे तापमान अलग अलग है इसलिए बना। ठीक है, क्योंकि गर्म हो रही है हवा, फैल रही है, ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, दबाव में अंतर आ रहा है हवा के, और हवा के दबाव में अंतर आया है। और जहां पर निम्न दाब बना उस जगह को फिल करने के लिए हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, जहां पर उच्च दाब है वहां से निम्न दाब की तरफ चलेगी। लेकिन और जब ऐसा होता है, जब हवा जो है ये पैटर्न फॉलो कर लेती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पवन कहते हैं। समझ आ गया भाई। आगे चलते हैं। अब ना पवन का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, यानी पवन का महत्व। आपको पता है कि हवा जो है ना, ये जो पवन है, वो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना। या आप यूं कह लीजिए, या ठंडी चीज को या ठंडी हवा को, अगर ठंडी हवा चल रही है तो जिस जगह पर ये जाएगी तो वहां का टेम्परेचर ये घटाएगी। वहां का टेम्परेचर क्या होगा, ये घटाएगी, है ना, ये आपको पता है। तो यही चीज यहाँ पर बोली है कि भाई जो पवनें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गर्मी या सर्दियों को उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये ले जाती है, और नमी आर्द्रता को भी फैलाती है। ठीक है, अगर ठंडी हवा है तो वो नमी को फैलाएगी, और इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। मान लो किसी जगह का तापमान बहुत बढ़ रहा है तो वहां से जो है ठंडी हवा चलेगी उधर साइड, क्योंकि अगर किसी जगह का तापमान बहुत ज्यादा, हवा बहुत गर्म है, तो वहां पर तो हवा ऊपर जाएगी, फैल जाएगी। तो वहां पर क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। तो वहां से ठंडी जगह से हवा चलेगी, क्योंकि ठंडी जगह पे क्या होता है, वहां पर उच्च दाब होता है, तो वहां से हवा चलेगी निम्न दाब की तरफ। तो वहां पर जो गर्म माहौल बन रखा था ना, वहां पर ये जो ठंडी हवा वहां पर गई, ये क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, उस जगह को संतुलित कर दिया जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो ये हवा होती है, जो पवनें होती है, पृथ्वी का जो तापमान है ये संतुलित कर देती है। समझ आ गया। तो जब नमी वाली हवा ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, नमी वाली समझ रहे हो ना, नमी वाली हवा, हवा के अंदर पानी की मात्रा, हवा के अंदर हवा के अंदर पानी की मात्रा होना। ठीक है, हवा के अंदर पानी की मात्रा होएगी, और वो गर्म हवा है तो वो ऊपर उठेगी। ठीक है, वो ऊपर उठेगी, ये आपको पता है। ऊपर उठती है तो भाई वो बादल भी हो बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा भी होएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे संतुलन होता है, ठीक है, कैसे बादल बन जा रहे हैं, कैसे वर्षा हो जा रही है, वो सब पवन पे डिसाइड करता है। ठीक है, और एक जगह का जैसा तापमान होगा, वहां पर हवा भी वैसे ही होगी, गर्म होगी या तो ठंडी होगी। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। अब पहले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है वायुमंडलीय दाब, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान से समझना भाई, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये आपको पता होगा।
ठीक है, आपको पता होगा 3 स्टेट होती हैं। क्या होती है? 3 स्टेट होती हैं एक पदार्थ की, जो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। पदार्थ की 3 स्टेट होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब ठोस क्या होगी? मान लो बहुत एक मजबूत चीज, ठीक है, बहुत मजबूत चीज। मान लो मैंने क्या बना दिया, एक लकड़ी टाइप बना दिया है ये, ठीक है, जो आपके घर में टेबल टाइप होती है ना, वो मान लो उसका ऊपरी हिस्सा मान लो, जो कि बहुत सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो ये आपको पता होगा, जो ठोस होता है ना, उसमें जो कण होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुत पास पास होते हैं, जो कि मूव नहीं कर पाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। जब भी तो वो बहुत मजबूत चीज है कि उस जो जो चीज वो बनाई गई है ना, उसके जो कण है अंदर के, वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। अगर हिलेंगे डुलेंगे तो वो मजबूत नहीं रह जाएगी। जैसे अब मान लो पानी की बात करो, द्रव की, है ना। इसमें क्या होता है ना, थोड़े से कण जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जब भी पानी क्या होता है, लहरता रहता है, क्योंकि उसके जो कण है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, है ना। पानी जब भी ऐसे लहरता है। लेकिन आप कोई पत्थर ले लो, है ना, कोई आप टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, वो कुर्सी जब मान लो कुर्सी का एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ, तो वो हिलता थोड़ी अपनी जगह से। अगर हम ऐसे हिलाएंगे तो हिलेगा ना, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, जैसे पानी हिलता है ना। तो वही चीज है, द्रव में क्या होता है, जो कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए वो मूव भी कर पाते हैं अपनी जगह से, इसलिए पानी हमको तैरता हुआ भी दिखता है। और गैस में क्या होता है भाई, कण जो होते हैं और दूर दूर होते हैं, कण और दूर दूर होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मूव कर पाते हैं, ये बहुत ज्यादा मूव कर पाते हैं, गति कर पाते हैं अपनी जगह से। मान लो ये वाला जो कण है इसका, गैस का, ये इधर से इधर भी आ जाएगा। ये वाला जो कण है इधर से इधर भी चले जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको वायुमंडलीय दाब समझ आए, है ना। अब हम जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक वायुमंडल भी है ना। तो जहाँ पर हवा भी है, हवा भी है, और हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस भी हैं। हवा के अंदर क्या है भाई? बहुत सारी गैसेस भी हैं, ध्यान रखना है। और गैस मैंने बता दिया, उसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जो कि गति करते रहते हैं। और यही जो गैस या जो हवा है ना, ये हम पर क्या डाल रहे होते हैं? प्रेशर डाल रहे होते हैं। आप बाहर निकलोगे चाहे कहीं भी हो, है ना, ये क्या कण क्या कर रहे होते हैं? आप पे टकरा रहे होते हैं, तो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई मेरे को तो फील ही नहीं हो रहे। फील इसलिए नहीं हो रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो गैस या जो हवा है ना, ये जो प्रेशर आप पे डाल रही है, वो एक जगह से नहीं डाल रही है, वो ऊपर से भी डाल रही है, इधर से भी डाल रही है, इधर से भी और पीछे से भी, है ना। तो इससे क्या हो जा रहा है, जो आपका दाब है ना, वो बैलेंस हो जा रहा है। दाब क्या हो जा रहा है भाई? वो बैलेंस हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है ना भाई। अगर ध्यान से समझो, ठीक है, बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। कैसे बैलेंस हो रहा है? समझ आ रहा है, क्योंकि ये हर जगह से जो है आपको टकरा रहा है ये। क्योंकि जो गैस होती है ना भाई, उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से वो बहुत दूर दूर होते हैं, और वो टकराते हैं हमसे, क्योंकि वो गति कर पाते हैं। इस वजह से हमें क्या होता है, हम पे प्रेशर फील हो रहा होता है, हम पे प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, समझ आ गया। और एक बात और ध्यान रखनी, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम होगा, वैसे वैसे आपको पता आपका टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, अब टेम्परेचर कम हो गया, तो आपका वायु दाब भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वायु दाब भी कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब गर्म होता है ना कुछ भी चीज, तब उसमें अच्छे से गति हो पाती है। क्या हो पाती है भाई? अच्छे से गति हो पाती है, ध्यान रखना है। क्योंकि आप जब ऊपर जा रहे हो, हाइट पे जाओगे, तो आपका टेम्परेचर भी घटता जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वायु है ना, वायु है, वायु में जो कण थे वो गति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गति क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब क्या हो गया, ऊपर टेम्परेचर कम हो गया है, तापमान घट गया है। टेम्परेचर घटने की वजह से अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक तरह से इनको क्या, यहाँ पर एक तरह से मान लो कि ये जम जाएंगे या एक जगह पर रुक जाएंगे, है ना। तो इस वजह से गति नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो इसका, कि जब आपने देखा होगा कि आप पानी जब उबाल रहे होते हो, ठीक है, पानी जब उबाल रहे होते हो, आपने देखा होगा उसमें पानी ना उबल रहा होता है, तो ऐसा ऐसे कण ऊपर जा रहे होते हैं, कण ऊपर जा रहे होते हैं, है ना। वो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने तापमान बहुत बढ़ा दिया है, और तापमान घटा देंगे तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो अगर हमें मान लो कि जो गैस है ना, जो गैसेस फॉर्म में जो हवा है, अगर हमें उसके कण में गति करानी है,
वो कब हो पाएगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि हवा अब गर्म होएगी तो वो ऊपर उठेगी, ये आपको पता है, हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है। और आपको पता है कि नीचे क्या है, पृथ्वी की अगर सतह पर, सतह की आप बात कर रहे हो, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए हवा उठती है ना, और फिर वापस नीचे बैठते हैं जब ठंडी होगी, क्योंकि हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद वो गति कम कर पाती है, और ठंडी होएगी उसके बाद वो फिर वो नीचे आएगी, जहां पर गर्म माहौल है ना वहां पर, क्योंकि लो प्रेशर बन गया, वहां पे उसको फिल करने आएगी। तो इसलिए क्या होता है, जैसे आप हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर आपका कम होता ही होता है, लेकिन आपका वायु दाब भी कम हो जाता है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको दे रखी है वायुमंडलीय दाब की, क्या? कि माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, अगर आपको ये समझ आ गया भाई कि वायु हम पर कैसे जो है, हवा जो हम पे कैसे क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, क्यों डाल रही है, आपको अगर समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें वायुमंडलीय दाब को परिभाषित तो करना ही होगा। तो यहाँ पर जो है ना, वायुमंडलीय दाब को कहाँ से देखा जाता है भाई? सी लेवल से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से देखा जाता है। मैं इसको सी लेवल मान लेता हूँ, ठीक है, सी लेवल इसको मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर बोला है कि माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, वायुमंडल की अंतिम सीमा मान लेता हूँ मैं लास्ट में, ठीक है, मान लेता हूँ ये वायुमंडल की अंतिम सीमा होगी। आपको पता है वायुमंडल की लेयर आपको आपने पढ़ रखी है, तो हम उसके लास्ट वाली लेयर मान लेते हैं, ठीक है, उसकी अंतिम सीमा तक। सी लेवल से, मध्य समुद्र लेवल से क्या है भाई, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से लेकर अंतिम सीमा तक वायुमंडल की, ठीक है, इतना समझ आ गया? 1 इकाई क्षेत्रफल के। अब इतने बड़े क्षेत्रफल में मान लो मैं इतना सा एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने इतना क्षेत्रफल यहाँ पर ले लिया, इसको मैंने बोल दिया 1 इकाई क्षेत्रफल। इस 1 इकाई क्षेत्रफल पर जो है, इस 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को, यानी कि अब मान लो इसको मैं इतना ऊपर तक ले जाऊं, क्योंकि वायु तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन हमने क्या बोला? प्रति इकाई क्षेत्र। हमने प्रति इकाई क्षेत्र ले लिया, और यहाँ पर जितनी भी वायु है वो क्या डाल रही होगी? इस क्षेत्रफल पर भार डाल रही होगी, उस क्षेत्रफल पर भार डाल रही होगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया? वायुमंडलीय दाब हमने इसको बोल दिया है। और वायुमंडलीय दाब के डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर, क्योंकि इधर पूरी हवा तो होगी ना भाई, एक स्तंभ बन जाएगा अगर मैं हवा को कैप्चर करना चाहूं, तो स्तंभ के भार को, इसका जो भार होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, जो कि इस जगह पर लग रहा होगा, है ना। या यहाँ पर मान लो कोई बंदा खड़ा होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर वायुमंडलीय दाब फील हो रहा होगा, बट मैंने बता दिया इसको महसूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी इसको हवा का प्रेशर आ रहा है, इधर साइड से भी आ रहा है, इधर साइड से भी आ रहा है, और इधर साइड से भी आ रहा है, तो क्या होगा? इसको फील ही नहीं होगा, लेकिन आपको वायुमंडलीय दाब समझ आ गया होगा। आगे चलें। अब वायुमंडलीय दाब है ना, या वायु दाब जिसको आप कह सकते हो नॉर्मली, तो वायु दाब को मापने की जो इकाई होती है ना, मिलीबार होती है। ध्यान रखना, एमसीक्यू में बहुत आता है, जैसे आपको पता है ना, कि बल होता है, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, है ना, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। वैसे ही जो आपका यहाँ पर वायु दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, उसको मिली बार में मेजर हम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिली बार मतलब कि एम बी। अब मिली बार समझ आ गया। अब ना दो उपकरण अपने पास है जिससे हम जो वायु दाब को माप सकते हैं। एक है भाई पारद वायु दाब मापी, और एक है निदर्भ बैरोमीटर, ठीक है। अगर आप देखना चाहो, पारद वायु दाब मापी ये रहा, ठीक है, और आपका जो निदर्भ बैरोमीटर है वो ये रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो धरातल के निकट वायु सघन होती है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर भाई एक ग्रेविटी भी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो जो धरातल होता है ना, वहां पर वायु सघन क्यों होती है? क्योंकि वायु सघन इसलिए होती है ना, देखो वायु तो ऊपर उठेगी, गर्म होगी, लेकिन वायु सघन इसलिए होती है नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उसको नीचे खींचता है। हवा को क्या करता है? वायु को नीचे खींचता है, ठीक है। देखो अगर मैं हवा बोल दे रहा हूँ ना, तुम उसको वायु समझो, ठीक है, अभी बात एक ही होती है। तो अगर हवा ऊपर जा रही तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है, तो इसलिए जो है भाई गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वायु होती है ना धरातल के पास, वो बहुत सघन होती है। क्या होती है? सघन होती है। इसी वजह से क्या होता है कि धरातल पर जो वायु दाब है वो अधिक हो जाता
है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान गिरेगा, वायु ठंडी होएगी और वहां पर हमको प्रेशर भी कम फील होगा, क्योंकि वायु जो है गति थोड़ी कम कर देगी, ध्यान रखना है। समझ आ गया? और हमको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना, वहां पर जो मोलिक्यूल होते हैं ना हवा के, मोलिक्यूल मतलब कि पार्टिकल्स, कण एक तरह से आप मान लो, तो वो धीरे धीरे कम भी होते जाते हैं ऊपर। क्या होते जाते हैं भाई? ऊपर कम होते जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमको जो है वायु दाब ऊपर कम महसूस होता है। समझ आ गया? अब आगे भी यही बता रखा है आपको कि वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऐसे, ठीक है, वर्टिकली यानी ऊपरी साइड। समझ आ गया? तो इसमें हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है भाई, ये आपको मैंने बता चुका हूँ, बाकी फिर से आप थोड़ा बहुत आप जानेंगे इसमें हम, ठीक है, कि वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ साथ तीव्रता से घटता है। ऊंचाई पे जाओगे तेजी से घटेगा, और प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाता है। जैसे कि आप 10 मीटर की ऊंचाई पर गए, आपका 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है? और वायु दाब जो सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई प्रत्येक 10 मिनट पर 10 मीटर आप चढ़ोगे, ऊंचाई पर जाओगे, तो आपका 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसको मान के चलते हैं। लेकिन वायु दाब आपका भाई हमेशा जो है भाई एक ही दर से कम होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ना एक टर्म है दाब प्रवणता, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है कि जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता होती है ना, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता मतलब कि भाई देखो, दाब प्रवणता का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि कहीं पे हाई प्रेशर है ना, और कहीं पर लो प्रेशर, सिंपल सा मतलब है। तो जो हवा है वो यहाँ से यहाँ चलेगी, चलेगी ना, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट इन दाब प्रवणता। ठीक है? दूरी की वजह से, हवा में दूरी की वजह से, है ना, इसमें क्या हो रहा है कि दाब में परिवर्तन आ रहा है, जिस वजह से हवा गति कर पा रही है, तो इसको हम बोलते हैं दाब प्रवणता बल, है ना। तो जो ऊपरी ऊपरी दाब प्रवणता होती है ना, मतलब हवा जब ऊपर ऐसे चलती है, देखो हवा ऊपर भी चलती है नीचे भी चलती है, तो हवा ऊपर चल जिस वजह से रही है या नीचे जिस वजह से आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, वो दाब प्रवणता की वजह से आ रही है। लेकिन हवा ऊपर वाली चल रही है तो उसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता। अगर हवा इसमें यूं चल रही है, मान लो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली बात है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। तो हवा यहाँ से यहाँ चल रही है, जब हवा आपकी यहाँ से यहाँ चल रही है तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज दाब प्रवणता। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब यह बता रखा है कि जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता होती है ना, वो क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा थोड़ी क्या होती है, आपकी अधिक होती है। ठीक है? जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है ना आपकी, क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा क्या होती है भाई, अधिक होती है। मतलब जो ऊपर आपकी दाब प्रवणता लग रही है ना, वो ज्यादा है कंपेरेटिवली किसके, साइड वाले के। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल इसे संतुलित कर देता है। इसी कारण जो है ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती, इसलिए जो हमें ऊपर जब हवा चल रही होती है हमको फील ही नहीं होती है। जो ऐसे क्षैतिज दिशा में चल रही होती है वो हमको फील हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो हवा ऊपर जा रही है ना, जो दाब प्रवणता बल लग रहा है जिस वजह से हवा ऊपर जा पा रही है, वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच देता है, जिससे नीचे खींच देता है, जिससे क्या हो जाती है, ये संतुलित हो जाती है विपरीत दिशा में, क्योंकि हवा चल रही है उस साइड, है ना, और नीचे उसको कौन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये संतुलित हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ऊर्ध्वाधर पवनें होती है ना ऊपर चलने वाली, वो शक्तिशाली नहीं होती है। इसलिए जो क्षैतिज दिशा में ऐसे चल रही होती है, क्षैतिज मतलब हो गया ऐसे वर्टिकल, ठीक है, यूं चलने वाली हवा जो नॉर्मली हम फील भी करते हैं, वो क्या होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है कंपेरेटिवली ऊर्ध्वाधर पवनें। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु दाब का क्षैतिज वितरण। ठीक है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण। तो पवनों की दिशा और वेग को समझने के लिए वायु दाब में अल्पंतरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमें बात करनी है पवन की दिशा, दिशा मतलब कि किस डायरेक्शन में जाएगी, या कितनी स्पीड से वो चल रही होगी, जिसको हम वेग बोल रहे हैं। तो अगर दाब में हल्का सा देखो, पवन चल कब रही है, जब दाब में अंतर आ रहा है, कहीं पे ज्यादा प्रेशर बन रहा है कहीं पे कम प्रेशर बन रहा है, तो ज्यादा से कम वाली जगह पे चलेगी। तो अगर थोड़ा बहुत भी अंतर है ना इस दाब में, तो इससे भी क्या हम पवन की दिशा और वेग को समझ सकते हैं कि भाई जो पवन की दिशा कितनी किस साइड होगी और उसका वेग कितना होगा, मतलब कितनी स्पीड से वो पहुंचेगी पवन। ठीक है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण जानने के लिए समदाब रेखाओं का प्रयोग करा जाता है। ये समदाब रेखाएं होती क्या है भाई? समदाब रेखा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने समताप रेखाएं देखी थी,
है ना। समताप रेखा ये हो गई, और हमने समताप रेखाएं भी देखी थी। सेम आपको ध्यान रखना है, बस देखो यहाँ पर सम सम बराबर है, दाब यहाँ पर और यहाँ पर ताप था। समताप रेखाएं क्या थी, जहां भी वर्ल्ड में समान तापमान है उस जगह को मिलाती है वो रेखा, ऐसे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सेम ऐसे समताप रेखाएं क्या होती हैं कि समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हम समुद्र तल से ही क्यों यहाँ पर हम जो है भाई सब वायुदाब को देखते हैं। इसका आंसर भी आपको आगे मिल रहा होगा, ध्यान रखना है। तो समुद्र तल से क्या होता है, एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है ना, उसको हम समदाब रेखाएं बोलते हैं। देखो जैसे कि ये आपकी बुक में ही दे रखा है, ध्यान रखना है, फिगर जो है मैप आप कह सकते हो। देखो जैसे कि ये एक समदाब रेखा है, ये क्या है, एक समदाब रेखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये 1015 मिलीबार का यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुदाब है। तो ये जहां पर चल रही है, देखो जैसे मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, जहां पर तक ये जा रही है, यहाँ तक पूरी ये यू और पूरी यू। तो आपको जो ये लाल वाली लाइन दिख रही है जो मैंने बनाई है, यहाँ पर इस पूरी जगह का जो वायुदाब है ना वो 1015 मिली बार ही है। तो ये क्या है, समदाब रेखाएं, समझ आ गया। और समदाब रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समदाब रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रख लेना है। इन रेखाओं से हमें क्या पता चलता है कि कहाँ पर उच्च वायुदाब है, कहाँ पर निम्न वायुदाब है। आप देखो जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाया है, देखो ये क्या है, यहाँ पर 1015, यहाँ पर तो निम्न दाब हमको दिख रहा है। अब जस्ट इसके ऊपर आ पाओ, आप जस्ट इसके ऊपर आ पाओ, यहाँ पर इसके ऊपर क्या उच्च वायुदाब बन रहा है, जो कि वहां पर कितना वायुदाब है, 1020 वायुदाब है। आप एनसीईआरटी लेके बैठा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 1020 क्या है, मिलीबार वायुदाब है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, जो मैंने इससे पहले यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाया था। तो हमने पता कर लिया क्या कि कहाँ पर उच्च वायुदाब बन रहा है, कहाँ पर निम्न वायुदाब बन रहा है। तो इसलिए समदाब रेखाएं बहुत जरूरी होती है। अगर आप इसको और गौर से आप देखोगे ना, ध्यान समझोगे, देखो यहाँ पे विंड की डायरेक्शन भी आपको दिखा रखी है कि पवन किस दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है। तो आप देखो कि जो विंड है ना वो इधर से इसी की तरफ चल रही है जहां पर मैंने लाइन बनाई है, ये निम्न वायुदाब है। अगर कंपेयर करते हैं इससे या इससे, यहाँ भी उच्च वायुदाब ही बन रहा है। ये देखो किस प्रकार से नीचे ही चल रही है, ताकि इस निम्न वायुदाब को क्या कर दे, फिल कर दे और बराबर एक क्या बन जाए, प्रेशर बन जाए। समझ आ गया भाई आपको, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब समुद्र तल पर वायुदाब क्यों लिया जाता है, मैं भी बोला भी था पीछे आपको कि समुद्र तल से ही हम क्यों वायुदाब ले रहे हैं। अगर हमें ऐसे भैया वर्ल्ड लेवल पर, ध्यान रखना, अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर क्या समझना है, वायुदाब को समझना है, तो हम समुद्र तल से ही समझते हैं। क्या समझते हैं भाई, समुद्र तल से ही समझते हैं। तो वायुदाब पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है, आपको पता है कि जो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वायुदाब का प्रभाव पड़ता है। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, आपका वायुदाब घटता है। वायुदाब क्या होता है भाई, घटता है। इसलिए क्या होता है, वायुदाब मापने के बाद उसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। इससे क्या होता है, अलग अलग स्थानों के वायुदाब की तुलना करना आसान होता है। क्योंकि सी लेवल जो है ना भाई, जो आपका सी लेवल है, वहां पर से क्यों मापते हैं, क्योंकि देखो समुद्र तल तो समुद्र तल ही है ना, इसमें थोड़ी ना उबड़ खाबड़ होगा कि यहाँ पर समुद्र लेवल बहुत ज्यादा है यहाँ पर कम है। तो सी लेवल से क्या हो रहा है, यहाँ पर तो भाई सेम ही रहेगा एक तरह से आपका वायुदाब। वायुदाब यहाँ पर तो आपको सेम ही रहना है। और विश्व में बहुत सारी जगह है जहां पर उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है ना। कहीं थोड़ी ज्यादा, जो कोई स्थान ज्यादा ऊंचा होगा, कोई स्थान थोड़ा नीचे होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो अलग अलग स्थान होते हैं ना, वहां से क्या वायुदाब की तुलना करना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम मान लो कोई एक ए स्थान है, ध्यान समझना, नहीं सी लेवल है, कोई एक ए स्थान है और यहाँ से कोई बी स्थान है, ठीक है ना। हम समुद्र तल से क्या कर रहे हैं, वायुदाब को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला है कि हम क्या करते हैं, वायुदाब मापने के बाद हमने ए स्थान का वायुदाब माप लिया, हमने बी स्थान का वायुदाब माप लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, मापने के बाद समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। हम क्या करेंगे, समुद्र तल के हिसाब से हमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें अलग अलग स्थानों की वायुदाब की तुलना करने में आसानी हो जाती है। और समुद्र तल पर क्या होता है, वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है कि समुद्र तल पर कितना क्या है आपका वायुदाब है। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपको समुद्र स्थल पर क्या है, समुद्र तल पर ये आपका वायुदाब दिखा रखा है। ये समझ आ गया, ये आपको ध्यान रख लेना है। चले भाई आगे। ये आप देखो जो आपको पीछे मैंने बताया था, है ना,
ये क्या है, सारे हवा के कण है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है। यहाँ पर कितने घने, ये समुद्र तल है, ध्यान रखना है आपको। समुद्र तल में देखो कितना पास पास यहाँ पर जो कण है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये जो कण है ना, ये दूर होती, ये कण की जो गति है दूर होती जाएगी, और यहाँ पर जो हवा है वो कम होती जाएगी। हवा कम होती जाएगी तो उसमें गति भी नहीं होगी, है ना, और हमको प्रेशर भी नहीं डालेगी। तो इससे होगा क्या, जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आपको वायुदाब बहुत कम होता जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम हाइट पे जाते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि वहां पर वायु बचती ही नहीं है। और वायु नहीं बचेगी तो क्या होगा, एक तो टेम्परेचर ऊपर से कम हो रहा है, और ऊपर से वायु भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ऊपर। जैसे आप वायुमंडल में ऊपर जाते रहोगे तो उससे क्या होगा, वायुदाब भी आपका कम होता जाएगा। आगे चले, यहाँ पर आपको दो प्रणाली समझनी है, एक निम्न दाब प्रणाली और एक उच्च दाब प्रणाली। और आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूँ पीछे, देखो निम्न दाब प्रणाली क्या है ना, निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, यानी सेंटर में निम्न वायुदाब, यानी ये वाला। ठीक है, ये जो है भाई यहाँ पे निम्न दाब प्रणाली को दिखा रही है, ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने कि एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। देखो कितनी समदाब रेखा, ये रही, है ना, ये भी समदाब रेखा, ये भी समदाब रेखा है। ये समदाब रेखाओं से घिरी होती है। इसके सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है। अब भाई अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पर निम्न दाब है ना, यहाँ पर निम्न दाब है, तो हवा तो इसको फिल करने आएगी ना, इस निम्न दाब को। तो देखो सबकी डायरेक्शन कैसी है, सबकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर कैसी है, सबकी डायरेक्शन जो है यहाँ पर कैसे, जो कि इसको क्या फिल करने आ रही है। और आप देख रहे हो कैसे एक सर्कुलर मोशन ले रखा है, क्या ले रखा है, सर्कुलर मोशन ले रखा है, यानी कि घुमावदार अपने यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर ले, जिसकी वजह से चक्रवात जब आप पढ़ोगे ना, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको चक्रवात के बारे में, चक्रवात भी इस रीजन से बनता है कि जो ये निम्न दाब प्रणाली बन रही है, उच्च दाब प्रणाली बन रही है, इसी वजह से आपके चक्रवात ही बन जाते हैं। समझ आ गया। ऐसे उच्च दाब प्रणाली आप देखो कि उच्च दाब प्रणाली में भी क्या होता है, एक एक से अधिक समदाब रेखाएं होती है, और जिसमें केंद्र में क्या होता है, उच्चतम वायुदाब होता है, जैसे कि ये वाला पैटर्न। ठीक है, ये वाला पैटर्न ये दिखा रहा है। तो सेंटर में इनके क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, उच्चतम वायुदाब होता है। अब यहाँ तो हाई प्रेशर है ना, अब यहाँ पर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हवा क्या करेंगे भाई, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ से हवा दूर जा रही है, यहाँ से हवा दूर जा रही है, यहाँ से हवा दूर जा रही है। आप पता ही, आपको ये भी समझ आ रहा होगा यार, ये सोच रहे होगे कि जो विंड है यार तिरछी ही क्यों जा रही है ना, ये सीधी क्यों नहीं जा रही है। इसके पीछे एक बल होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है, या कोरियोलिस फोर्स। तो उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। उस वजह से क्या हो रहा है कि दिशा जो है ना, यूं यूं ना होकर आप इसकी दिशा तिरछी है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। तो आप देखो रहे हो भाई कैसे जो हाई प्रेशर से हवा जो है यूं निकल रही है, और कैसे जो है ये लो प्रेशर की तरफ ये जा रही है ना भाई। तो इसको हम बोलते हैं उच्च दाब प्रणाली, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। तो समुद्र तल के हिसाब से हम जो है भाई वायुदाब को समझेंगे। ठीक है, वायुदाब का विश्व वितरण किस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर ना बहुत सारे हम क्षेत्र पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, जैसे कि विषुवतीय आपका निम्न अवदाब क्षेत्र, जिसको हम इक्वेटोरियल लो भी बोलते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है, अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां या क्षेत्र आप बोल सकते हो, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी या क्षेत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, ये को ध्यान रखना है। ये इसी का इसलिए टॉपिक का नाम क्या, समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, क्योंकि हम समुद्र तल से ही वायुदाब को मेजर करते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम यही है कि विश्व में वितरण किस प्रकार से है समुद्र तल वायुदाब का। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र। तो विषुवत वृत्त के निकट, विषुवत वृत्त आपको पता है 0 डिग्री भाई, है ना, 0 डिग्री है। तो विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र हम बोलते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल लो हम बोलते हैं। और अवदाब मतलब वही, ठीक है, कम दाब, ध्यान रखना, लो प्रेशर। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, अब आपको पता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि जो आपकी सूरज की किरणें, इंसोलेशन जो है वो उष्ण कटिबंध में ज्यादा पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है ना। और यहाँ पर जो आपका इक्वेटर, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही है, आपको पता है भाई, अब डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर भाई ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठेगी, यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठेगी। हवा जब ऊपर उठ गई,
यहाँ का जो प्रेशर हाई था, जो ठंडी हवा थी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर था, लेकिन सूरज की किरणें सीधी आई, वो ऊपर उठ गई हवा यहाँ पर जो थी, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ अधिक तापमान के कारण क्या होता है, वायु ऊपर उठ जाती है, इस वजह से यहाँ पर जो 0 डिग्री के पास जो है क्या बन जाता है आपका, विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम इक्वेटेरियल लो भी हम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और आपको ना इनकी स्थिति भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इक्वेटेरियल लो बन रहा है ना। इसी वजह से जो यहाँ पर विंड चलती है ना, उनके भी यहाँ पर नाम बन जाते हैं। ये आपको जब समझ आएगा, जब आप ये सारी बेल्ट समझ लोगे, ठीक है, इक्वेटेरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ये सब आप समझ लोगे तो आपको समझ आएगा। पहले आप समझो ध्यान से, ठीक है। तो विषुवत वाला समझ आया। उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ध्यान समझो पहले ये वाला रीजन, ठीक है। ये आपका क्या है, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और 30 डिग्री ये वाला उत्तरी अक्षांश पर आपका। ये समझ आया आपका, ये पूरा का पूरा 30 डिग्री वाला है, और ये दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर के पास क्या है, उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, उच्च दाब क्षेत्र, यानी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपकी जो किरण है वो सीधे यहाँ पड़ती है सूरज की। अब ऐसा क्यों होता है, यहीं क्यों पड़ती है, क्योंकि सूरज अपनी स्थिति ऐसी पृथ्वी की, एक तो अपनी जगह पर वो टिल्ट और घूर्णन भी कर रही है, इस वजह से यहाँ पर जो है सीधी किरण पड़ रही है, और यहाँ पर थोड़ी कम पड़ती है। तो कंपैरेटिवली क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और इसलिए जो हवा है ना, वो क्या होगी आपकी, जो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बना है वो कहाँ चलेगी, वो आपके नीचे की साइड चलेंगी। कहाँ पर, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस वाली जगह है ना, जहाँ पर इक्वेटोरियल लो बना है, वहां पर आपकी जो हवा उस तरफ मूव ऐसे करेगी, इस तरफ, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि भाई इसको जगह इसको फिल करना तो आएगी ना, ध्यान रखना है। देखो आपको समझ आ जाएगा अगर ऐसे मैं बना रहा हूँ, है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या बना है, लो, यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर आपका जो मैंने अभी बताया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र बोल रहा हूँ, 30 डिग्री वाला, ठीक है। अब यहाँ पर तो हाई प्रेशर, तो हवा यहाँ से चलेंगी, हवा यूं चलेंगी इधर साइड, ठीक है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ वायु नीचे बैठती है। यहाँ वायु क्या होती है भाई, नीचे बैठते, जब तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है इसके मुकाबले यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पर वायु नीचे बैठ रही, जब तो हाई प्रेशर है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर हवा की मूवमेंट कहाँ पर, इक्वेटर के पास है, विषुवत वृत्त के पास है। समझ रहे हो, आगे चलो भाई। नेक्स्ट हम देखें अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां। अब इसमें क्या है भाई, देखो अधोध्रुवीय है कहाँ पर, आपको जो ये दिख रहा है 60 डिग्री साउथ में और 60 डिग्री आपका नॉर्थ में, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अधोध्रुवीय, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सब पोलार, सब पोलार लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर यहाँ पर बनता क्यों है, ये आपको समझ आ गया, इसको हम अधोध्रुवीय निम्न दाब बोलते हैं। यहाँ पर बनता क्यों है, देखो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया आपको हाई प्रेशर है ना, जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और यहाँ पर आपका इक्वेटोरियल लो था, है ना। देखो यहाँ से तो हवा आएगी, तो आप पहले ही ध्यान समझ लेना, जो डायरेक्शन इनकी विंड की ऐसे ही क्यों चल रही है, आप सोच रहे हो कि सीधी क्यों नहीं चल रही है, इसको अब आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि हम एक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले, जिसको हम कोऑर्डिनेट फोर्स बोलते हैं। 2 मिनट के लिए इसको आप साइड कर दो। आप बातें बस क्या समझनी है कि यहाँ पर लो प्रेशर, तो हवा यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हवा जो है ना, देखो यहाँ पर ध्रुव के पास क्या होता है आपको पता है, बहुत यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं होती, सूरज की किरण बिल्कुल नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंच रही है बिल्कुल सूरज की किरण, तो यहाँ पर तापमान तो बहुत कम है, यहाँ पर तापमान तो बहुत कम है, और तापमान कम होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता हाई प्रेशर बनने वाला है, पता आपको उच्च दाब बनने वाला, हाई प्रेशर बनने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो प्रेशर के, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, तो यहाँ से जो हवा चलेगी ना, वो इधर से भी हवा चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाएगी। अगर आप बात करोगे यहाँ की और यहाँ की, तो यहाँ हवा भी चल रही है, यहाँ से इधर हवा भी चल रही है, और ध्रुव के पास भी उच्च दाब बन रखा, तो यहाँ से भी हवा चल रही है। तो होता क्या है, जब ये दोनों, ये हवा इधर साइड से आएगी, ये हवा इस साइड से आएगी, तो क्या होता है, इस क्षेत्र की जो हवा है ना, उसको ये ऊपर उठा देती है। ध्रुव से आने वाली हवा और आपकी जो मध्य अक्षांश से आने वाली हवा है, क्या करती है, हवा को ऐसे ऊपर उठा देती है, यहाँ पर जो भी आपकी विंड होती है, ठीक है। अब यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठ गई, यहाँ की जो हवा है वो आपकी ऊपर उठ गई, ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो ध्रुव से आने वाली ठंडी हवा, और आपकी यहाँ से
मिड लैटिट्यूड यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वहां से आपकी हवा आई, तो इसने क्या करा, ऐसे टकराएंगे और यहाँ की हवा को ऊपर उठा देगी, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन जाएगा। समझ आ गया। इस वजह से यहाँ पर, और कंपेरेटिवली बात करोगे तो यहाँ पर लो प्रेशर ही होता है। अगर यहाँ पे ध्रुव की साइड से देखो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे हवा जो आपकी इधर से इधर ही चल रही होती है इस लो प्रेशर के पास। समझ आ गया। और उसके बाद आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी, जो कि आपको पता है यहाँ पर वायुदाब बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका बहुत कम होता है, इसको हम ध्रुवीय उच्च वायुदाब बोलते हैं, और यहाँ पर वायु बहुत घनी होती है। अब वायुदाब पट्टियों का विस्थापन, वायुदाब पट्टियों का विस्थापन यानी आपको मैंने जितनी भी पट्टियां बताई कि यहाँ पर आपकी सब पोलार लो है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, इक्वेटोरियल लो है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहाँ पे सब पोलार लो प्रेशर है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है ना। अब क्या होता है ना, इन पट्टियों का विस्थापन होता रहता है। ये पट्टियां हैं सर, इनको बेल्ट बोलते हैं। इनका ना विस्थापन यानी ये खिसकती रहती है अपनी जगह से, ये कोई फिक्स नहीं, इन्होंने एक जगह खरीद नहीं ली है ये, ठीक है। ये विस्थापित होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये वायुदाब पट्टियां जो है ना, ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि सूरज की किरणें, क्योंकि सूरज की किरणों का विस्थापन होता है, क्योंकि भाई रोटेशन हो रहा है, आपको पता है अर्थ का, तो उस हिसाब से वायुदाब, सॉरी, सूरज की किरणें कहीं पर ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है ना। ये तो है नहीं कि एक ही जगह पड़ती ही रहेगी, अभी इधर ज़्यादा पड़ रही है तो कभी ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि टिल्ट है और ऐसे रोटेट भी कर रहा है। तो सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां भी खिसकती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, कि आपको उत्तरी, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ठंड का टाइम आता है शीत ऋतु में, ये वायुदाब पट्टियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, और जैसे गर्मियों का टाइम आता है, ये वायुदाब पट्टियां जो है उत्तर की दिशा की ओर खिसक जाती हैं। जो दक्षिण में गई थी, अब वापस जो है ये वायुदाब पट्टियां उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ये समझ आ गया। तो वायुदाब पट्टियां खिसकती रहती हैं क्योंकि सूरज की किरणें ही ऐसी होती हैं, ये ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भाई इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, ठीक है। आगे देखो, तो पवनों को प्रभावित करने वाले मेनली जो है 3 बल होते हैं। एक है भाई दाब प्रवणता बल, एक है घर्षण बल, और एक है कोरियोलिस बल, और एक और है बस जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल देते हैं, जो कि क्या करता है, पवनों को नीचे की ओर खींचता है, प्रभावित होता है, करता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो बारी बारी बात करते हैं इनकी। पहले हम बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। दाब प्रवणता बल पीछे ही मैंने आपको बताया था कि वायुमंडलीय दाब की भिन्नता हो रही है, उसी वजह से क्या होता है, ये दाब क्रिएट होता है, ये बल क्रिएट होता है, जिस वजह से क्या होता है, दूरी के अनुसार दाब में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता हम बोलते हैं। समझ आपको आ रहा है? ध्यान रख लेना, कोई भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे दाब में भिन्नता है, तो हवा यहाँ पे चल पा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब में बदलाव की। अब दाब में किस रेट से बदलाव आ रहा है ना, इसी को हम दाब प्रवणता बोल रहे हैं। अब यहाँ पर समदाब रेखाओं से संबंध बता रखा है, दाब प्रवणता का जो है रिलेशन बता रखा है किसके साथ, समदाब रेखाओं के साथ, ठीक है भाई। क्या होता है देखो, जहाँ जहाँ समदाब रेखा है बहुत पास पास होती है, जहाँ पे समदाब रेखा है बहुत पास पास होती है, ठीक है, दूर दूर नहीं होती है, तो वहां पर आपको दाब प्रवणता अधिक देखने को मिलेगी। दाब प्रवणता अधिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि भाई दाब में बदलाव जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसलिए आपको अधिक देखने को मिल रही है। जहां पर समदाब रेखा है दूर दूर है, वहां पर दाब प्रवणता क्या होती है भाई, कम होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर दूर दूर है, यहाँ पर एक समदाब रेखा है, यहाँ पर एक समदाब रेखा है, दूर दूर है, तो दाब प्रवणता भी क्या होगी, कम होगी। अगर बहुत पास पास है तो आपकी दाब प्रवणता भी अधिक होगी। समझ रहे हो भाई? ये आपको प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बता रखा है, मतलब कि आपको यहाँ पे दाब दाब प्रवणता बल, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर ये बल एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से जो आपकी विंड है यहाँ से इधर चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल को आप सिंपल सा याद रखो, क्या, आपके यहाँ पे रुकावट डालने वाला बल, क्या, रुकावट डालने वाला बल। जैसे कि देखो, ये एक सतह है, यहाँ से पता आपको मान लो मैं ऐसे फुटबॉल फेंक रहा हूँ, यहाँ से मैं फुटबॉल फेंक रहा हूँ, तो फुटबॉल एक टाइम पे, फुटबॉल यहाँ से मैंने छोड़ दी चलती हुई, फुटबॉल एक टाइम पे क्या होगा, रुक जाएगी। यहाँ पर फुटबॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान लो रुक गई, यहाँ फुटबॉल रुक गई। ये रुकने का रीजन पता है क्या है, यह है घर्षण बल। ये क्या है, घर्षण बल ही है इसके पीछे का कारण,
क्योंकि घर्षण बल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्या होता है भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि क्या करता है, गतियों को रोकता है, किसी भी चीज की गति को रोकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो फुटबॉल की सतह और यहाँ पर एक जमीन की सतह, जिसने क्या करा, इस फुटबॉल पर लगी, दोनों कॉन्टैक्ट में आए और यहाँ पर इस बॉल को यहाँ पर इसने रोक दिया, क्योंकि सतह के संपर्क में आने से लगता है ना भाई। अब धरातल पर क्या होता है ना, धरातल यानी कि ये आपकी जमीनी स्तर, यहाँ पर घर्षण सबसे अधिक होता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम कहते हैं घर्षण को, वो सबसे अधिक होता है। और ये जो प्रभाव हमको देखने को मिलता है वो लगभग 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमें देखने को मिलता है। जैसे धरातल पर तो सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे 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 आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये जो आपका घर्षण बल है वो कम होता जाएगा, है ना। जैसे क्या मान लो हवा भी है, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर आप गए, हवा भी चलती है इस साइड, है ना। आप इस साइड चलना चाहो तो हवा आप पे प्रतिरोध डालेगी, तो वो भी एक तरह से घर्षण है, क्योंकि दो चीज संपर्क में आ रही है। तो धरातल से लगभग 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जो घर्षण का प्रभाव रहता है। समुद्र सतह पर क्या घर्षण बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि समुद्र की सतह है, ठीक है, समुद्र की जो सतह है यहाँ पर आपका जो घर्षण बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्लेन एरिया देखने को मिलेगा पानी जैसा, है ना, पानी ही है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इजीली जो है कुछ भी आप मूवमेंट कर सकते हो। तो समुद्र तल के पास ना के बराबर घर्षण बल रहता है, लेकिन सतह पर बहुत ज्यादा रहता है। आप सिंपल सा मतलब ये समझ लो, जितना उबड़ खाबड़ एरिया है ना, वहां पर घर्षण ज्यादा होता है, जितना प्लेन एरिया वहां पर घर्षण बहुत कम होता है। क्योंकि उबड़ खाबड़ आपकी गति कम करता है, प्लेन एरिया जो बिल्कुल है वहां पर आपकी जो गति बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। समझ आ गया, आपको ध्यान रख लेना। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम यहाँ पर ना ये ऑब्जेक्ट का मत समझो, यहाँ पर हम हवा के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि भाई वेग की जो, पवनों की जो दिशा है या वेग वो कैसे प्रभावित हो रही है। मान लो कि यहाँ पर मैं एक पहाड़ बना दूं, है ना, हवा चल रही है यहाँ से, हवा चल रही है यूं, तो ये घर्षण ही है इसके बीच में, ये जो पहाड़ है ना ये घर्षण है, ये जो हवा के बीच में, क्योंकि हवा यहाँ से चलेगी तो टकराएगी, और यहाँ से पवनों की जो दिशा है वो प्रभावित हो जाएगी। यहाँ से जो पवनों की दिशा है वो क्या होगी, प्रभावित होगी, क्योंकि इस घर्षण की वजह से, क्योंकि बीच में आ रहा था। समझ आ गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरियोलिस बल की, जो कि अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपको पीछे ही बताया था। तो कोरियोलिस बल बेसिकली है क्या, जो कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उस वजह से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। इसका वितरण जो है ना 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसका नाम जो है कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थ अपनी जगह पर रोटेट कर रही होती है ना। तो ना अब पवनों पर प्रभाव देखने को मिलता है, पवनों पर क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है कोरियोलिस बल का। दो गोलार्ध है अपने, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध है, आपको पता होना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं, पवनें तो हर जगह चल रही हैं भाई, ध्यान रखना है। तो आपका नदन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो पवनें चल रही हैं वो अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, हम और ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें अपनी मूल दिशा मतलब कि जो उनकी डायरेक्शन है, देखो जैसे कि मूल दिशा, मान लो यहाँ से पवन चल रही है, ये उसकी मूल दिशा है। लेकिन मान लो पवन यहाँ ना चल के पवन यूं चलने लग जाए, पवन जो है यूं चलने लग जाए, तो ये इसकी मूल दिशा से हट गई है, ठीक है ना। तो अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान आपको रख लेना है भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये आपका यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब जैसे कि, और हमको ना हवा के कंटेक्स्ट में समझना है। अब आप देखना यहाँ पर, अब विंड आपकी यहाँ मूव करी और यहाँ से विंड आपकी इधर मूव करी, अगर आप इधर से पवन की क्या देखोगे भाई, डायरेक्शन देखोगे तो वो उसका दाहिनी तरफ है। अगर आप इस साइड से पवन की डायरेक्शन देखोगे तो दाहिनी तरफ उसका ये है। समझ आपको आया। तो अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, किसकी वजह से, घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से, घूर्णन की वजह से। क्यों, अब आपको और समझ आ जाएगा। देखो ये क्या झूला है, ये क्या है, झूला है, जिसका आपने देखा होगा बच्चे बैठे रहते हैं, ये गोल गोल घूमता है। अब आप इस बॉल के डायरेक्शन को देखना, ये बॉल सीधी फेंक रही है लेकिन बॉल घूम के वापस इसके पास आ जा रही है। क्यों, क्योंकि ये घूर्णन की वजह से एक बल जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, जो कि पवनों की दिशा को विक्षेपित करता है। जैसे इस गोल घूमते हुए झूले ने क्या करा, इस बॉल की दिशा को विक्षेपित कर दिया। बॉल जो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन बॉल क्या हो गई, इधर मुड़ के वापिस इधर डायरेक्शन में मुड़ गई और इसके बाद वापिस आ गई।
समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित होगी, और दिशा कैसे डिसाइड होगी भाई? वो पवन किस साइड से चल रही है। अगर इधर से चल रही है तो ये इसका दाहिनी ओर है, अगर वहां से चलो ऊपर से देखोगे तो दाहिनी ओर उसका ये साइड हो जाएगा उस पवन का, तो इधर मूव करेगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखो सेम, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बाईं तरफ विक्षेपित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ से विक्षेपित हो जाएगी, जो उसकी दिशा है उससे बाईं तरफ मुड़ेगी। अब ये देखो मैंने इक्वेटर बनाया था, अब दक्षिणी गोलार्ध में देखना है, तो उत्तरी गोलार्ध का हो गया, इस तरफ मुड़ी। तो अगर इधर साइड से आप देख रहे हो तो ये क्या है, उसका बाईं तरफ है। इधर से आप देखोगे तो ये क्या है, उस पवन का बाईं तरफ है, तो इधर मुड़ रही है। अब ये मत बोलना कि इधर भी तो मुड़ रही थी, ऐसे ही इधर भी इस तरह मुड़ रही है। भाई ऊपर साइड से दिशा अलग दिखती है, अगर आप इस साइड नीचे झुक के देखोगे तो ये बाईं तरफ है दक्षिणी गोलार्ध का, तो यहाँ पर मुड़ गई। और अगर आप यहाँ से बात करोगे तो ये बाईं तरफ हो जाएगा। अगर आप ध्रुव से बात करोगे तो बाईं तरफ ये होगी पवन की दिशा। अगर आप इक्वेटर से बात करोगे तो ये क्या होगी, उसकी बाईं दिशा होगी। तो आना चाहिए था पवन को यूं, लेकिन मुड़ गई बेचारी यूं। इधर भी सेम, आना सीधा जाना चाहिए था लेकिन मुड़ इधर गई। आना चाहिए था इधर लेकिन इधर मुड़ गई। सेम ऐसे ही इधर से पवन निकल रही तो उसको क्या होना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, लेकिन मुड़ इधर गई वो। किसकी वजह से? सॉरी कोरियोलिस बल की वजह से। आप खुद सोचो ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, कोई चीज आप फेंकोगे वो सीधी कैसे चले जाएगी? यूं फेंकोगे तो यूं चले जाएगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? कि मान लो पृथ्वी भी ऐसी है, इधर फेंका आपने कुछ सामान तो यूं घुमाएगी, तो वो वाली जगह तो यहाँ पर रही नहीं ना, वो तो उधर आ गई, तो वो चीज यहाँ पे खिसक जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक और चीज ध्यान रखना, पवनों का वेग जितना अधिक होगा ना, पवनों का वेग जितना अधिक होगा विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब है कि पवन जितनी स्पीड में चलेंगी ना, पवन जितनी स्पीड में चलेंगी जितनी ज्यादा, उतना ही क्या होगा, उसका विक्षेपण भी अधिक होगा, मतलब कि उतनी ही ज्यादा वो मुड़ेगी। समझ आ गया? ये आपको एग्जाम्पल से समझाया था मैंने। और आगे देखो, अब जो कोरियोलिस बल है ना, इसका ना प्रभाव पड़ता है अक्षांश के अनुसार। कैसे? कोरियोलिस बल जो है ना भाई, अक्षांश के कोण के सीधे अनुपात में बढ़ता है। अक्षांश के कोण के सीधे अनुपात में समानुपात में बढ़ता है। मतलब कि अगर आप अक्षांश का कोण बढ़ाओगे तो आपका कोरियोलिस बल भी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आपका जो कोरियोलिस बल होता है वो ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर बहुत ज्यादा होता है, और विषुवत वृत्त पर बहुत कम होता है, यानी शून्य ही होता है लगभग मान लो। क्योंकि विषुवत वृत्त पर तो आपके कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी नहीं, हवा आपकी ऐसे ही रहेगी। अब देखो, ये आपका पोल है, अब यहां से हवा निकली होगी तो वो पूरी ही घूम गई, वो पूरी ही सर्कुलेट हो गई, वो पूरी घूम गई, ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अक्षांश के कोण के सीधे क्या होता है, समानुपात में बढ़ता है आपका कोरियोलिस बल। ये आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों पर अथवा सबसे ज्यादा होता है, विषुवत वृत्त पर सबसे कम देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी जो है गति होती है रोटेशन की, ध्यान रखना अर्थ की। आगे देखो, एक इसी में एक सेपरेट टॉपिक मैंने बना दिया, क्योंकि तो कुछ लाइंस दे रखी थी, आपको ध्यान समझना चाहिए इसको। वायुदाब और पवने, पवनों का जो वेग और दिशा है ना, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। सही बात है भाई, अगर कोई पवन बहुत तेजी से चल रही है, या उसकी दिशा यूं होनी चाहिए थी लेकिन दिशा उसकी यूं हो गई है ना, तो बेसिकली क्यों हो पा रहा है, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही परिणाम है। अब जैसे कि अब पवनों की वेग कितना ज्यादा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, दाब प्रवणता पर, कि वहां पर कितना प्रेशर कम है। अगर किसी जगह पर प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर दूसरी जगह पे बहुत कम है, तो हवा चलेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे चलेगी। लेकिन एक जगह पे भाई बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, एक जगह पे बिल्कुल ही लो प्रेशर है, तो हवा बहुत तेजी से चलेगी। तो पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही परिणाम है क्या, पवनों का वेग कितना होगा और दिशा कैसी होगी। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पवनें जो है घर्षण बल से मुक्त हो जाती हैं। जैसे कि आप सतह से आप 2 से 3 किलोमीटर जाओगे, मान लो ये 3 किलोमीटर से ऊपर हो गया, तो यहाँ पर जो है ना कोई पहाड़ पर्वत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं इतना, मतलब कि देखने को मिले भी, लेकिन क्या होगा ना, यहाँ पर आपको इतना घर्षण देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पर घर्षण देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? और वहां पवनें मुख्यतः क्या होती है, दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। क्योंकि घर्षण बल तो आपको एक सर्टेन हाइट तक ही देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आप एक हाइट पकड़ लोगे तो वहां पर आपको दाब प्रवणता बल
कोरियोलिस बल से ही आपको नियंत्रित होती है। कैसे, क्यों? अब कितने भी हाइट पे चले जाओ, पवन का डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो कोरियोलिस बल की वजह से हो रही है। और अगर पवनें ऊपर साइड जा रही हैं, वो भी क्यों जा रही हैं? दाब प्रवणता बल की वजह से। आगे चले, एक और टॉपिक, भूविक्षेपी पवनें, जिसको हम जियोस्ट्रॉपिक पवनें भी बोलते हैं या विंड बोलते हैं। तो कब बनती है ये? ठीक है, किसको हम भूविक्षेपी पवनें हम बोलते हैं? ये आपके बुक में ही दे रखा है। ठीक है, भूविक्षेपी पवनें समझा रखा है। देखो, जब समदाब रेखा सीधी हो, जब समदाब रेखा सीधी हो, घर्षण का प्रभाव ना हो, तब जो है दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं जो पवनें हैं, वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है, नहीं कि हम क्या कहते हैं? भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। जैसे कि ध्यान, जो सी दिखा रखा है ना, सी का मतलब यहाँ पर क्या है? सी का मतलब यहाँ पर कोरियोलिस बल है। ठीक है, और जो पी एच है, यहाँ पर ये 36 दाब प्रवणता आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी समदाब रेखाएं हैं। और वी यहाँ पर क्या है? ये भूविक्षेपी पवनें हैं। ये क्या आपके भूविक्षेपी पवनें हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर बोली, जब समदाब रेखाएं सीधी हो, समदाब रेखाएं क्या हो? सीधी हो, और घर्षण का प्रभाव बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पर घर्षण का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, जो अगर घर्षण होता तो यहाँ पर विंड की गति को वो रोकता, सीधी सी बात है। तब क्या होता? दाब प्रवणता बल, ठीक है, जो कि आपका ये वाला जो बल है ये, और कोरियोलिस बल जो कि यहाँ पर आपका लग रहा है, ये क्या होता है? संतुलित कर देते हैं। क्या हो जाएगा भाई? एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, मतलब ये भी और ये भी क्या कर देंगे? एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ये पवने हैं, पवने जो है ना, पवने जो है बिल्कुल क्या होते हैं? समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये समदाब रेखा इसके देखो समानांतर ही ये बह रही है, इसको भी क्या बोल रहे हैं? भूविक्षेपी पवने हम बोल रहे हैं। समझ आ गया? आपको ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति कब आती है भाई? ऐसी स्थिति कब आती है कि जहां पर जो है कोरियोलिस बल और आपका जो दाब प्रवणता बल है वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। ठीक है, जैसे कि देखो, यहाँ से कोई विंड चल रही है, यहाँ से विंड चल रही है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ से यूं चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मुड़ जाएगी। ठीक है, यूं चलनी चाहिए थी, फिर यहाँ मुड़ जाएगी, यूं चलनी चाहिए थी, फिर जैसे मुड़ती जाएगी, है ना। और ऊपर से भी ऐसा चलता रहता है। तो एक टाइम होता है कि ये वाली स्थिति आ जाती है, जहां पर जो ये हवा है ना, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, 90 का कोण बना रही होती है यहाँ पर। ध्यान रखना है। इसी ये स्थिति यहाँ पर बना के आपको दिखा रखी है, जिसको हम बोलते हैं भूविक्षेपी पवने। आगे चले, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चक्रवाती परिसंचरण का मतलब क्या है? निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण। निम्न दाब जैसे कि आपका ये निम्न दाब के चारों ओर, निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण। देखो जैसे आप ये देख रहे हो, क्योंकि निम्न क्षेत्र है तो यहाँ पर इस जगह को फिल करने के लिए हवा तो आएंगी हाई प्रेशर से। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलते हैं चक्रवाती परिसंचरण। और प्रतिचक्रवाती परिसंचरण क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर, उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर, जैसे कि ये यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है भाई? हाई प्रेशर बन रहा है ना। तो उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर, उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर क्या है? जो पवनों का परिक्रमण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रतिचक्रवाती परिसंचरण हम बोलते हैं। यहाँ और दोनों गोलार्ध में ना पवनों की दिशा अलग अलग होती है, पवनों की दिशा अलग अलग होती है। इसका मतलब आपको क्या क्या समझ आएगा? ये टेबल आपकी बुक में दे रखी है, समझाने के लिए आपको ध्यान से समझना है इसको। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पवनों पवनों की दिशा का प्रारूप क्या है? ठीक है, तो दाब पद्धति क्या है? चक्रवात है और एक है प्रतिचक्रवात। चक्रवात है तो सेंटर में निम्न दाब होगा, और प्रतिचक्रवात है तो उच्च दाब होगा, ऊपर मैंने अभी आपको बताया है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो है यहाँ पे दिशा बदल जाएगी। ऐसे देखो, अगर मैं सिर्फ चक्रवात की बात करता हूँ, और ये दोनों ही मैंने ना सदर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर का लगा रखा है, ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर की स्थिति और ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की स्थिति, ध्यान से समझना। तो चक्रवात की बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यहाँ पर जो है ये चक्रवात चलते हैं। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पे आ जाओ भाई, ये आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध है।
और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लो प्रेशर वाले की। अब यहाँ पर आप देखो कि चक्रवात में क्या होता है कि सेंटर में निम्न दाब बनता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है पवनों की, जो दिशा होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। क्या, घड़ी की सुई यूं चलती है ना इस साइड, लेकिन अगर इस साइड चल रही है यूं, तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गई है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो, ये चक्रवात वाली स्थिति है। कैसे चल रही है पवनें, पवनें इस साइड चल रही हैं, पवनें ऐसे चल रही हैं, इसका सर्कुलर मोशन यूं यूं हो रहा है, सर्कुलर मोशन इसका यूं है। समझ आ गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा में होती है घड़ी की सुइयों के। लेकिन अब वहीं दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाओ, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लो, तो इसमें क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप ही चलती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, देखो लो प्रेशर है तो यहाँ पर मूवमेंट कैसी है, इधर साइड है, ऐसे चल रही है, ऐसे है नहीं, यूं है, ठीक है। तो जैसा गोलार्ध वैसी दिशा। उसके बाद प्रति चक्रवात में क्या होता है, उच्च दाब सेंटर में होता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध का ये सीन है, इसमें क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चल रही होती है। जैसे देखो ये हाई प्रेशर सेंटर में, और यहाँ पर जो है यूं चल रही है, यूं आपकी जो है पैटर्न रहता है, ध्यान रखना, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध के अंदर, प्रति चक्रवात में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चलती है। ये हाई प्रेशर इस सदर्न हेमिस्फीयर को दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है इस साइड हो रही है, जो दिशा है वो इस साइड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, समझ जाना अच्छे से। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, अभिसरण और अपसरण। अभिसरण और अपसरण आपको ध्यान रखना है। तो निम्न दाब क्षेत्रों में क्या होती है ना, निम्न दाब क्षेत्र मतलब कि जो लो प्रेशर क्षेत्र होते हैं वहां पर वायु अभिसरित होती है। क्या होती है भाई, अभिसरित होती है और फिर ऊपर उठती है। निम्न दाब क्षेत्र जो है वहां पर आपका क्या है, वायु अभिसरित मतलब कि कन्वर्ज होती है, इकट्ठी होती है, इकट्ठी होने के बाद फिर ऐसे ऊपर उठती है, ठीक है। ध्यान से भाई आप देखना जो मैं कह रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला निम्न दाब क्षेत्र में, क्या निम्न दाब क्षेत्र में क्या होता है, वायु अभिसरित आपकी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हुआ भाई, अभिसरण हुआ, क्या हुआ, अभिसरण हुआ। ध्यान आपको रखना है जो बता रहा हूं। यहाँ पर क्या है, निम्न दाब क्षेत्रों में वायु अभिसरित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अभिसरित होएगी, कन्वर्ज होती है मतलब इकट्ठी हो गई। अब यहाँ पर इकट्ठी हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर तो बन गया आपका हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर बनेगा जिस साइड पे भी आपका, जहां पर भी आपका जो है हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका निम्न दाब बनेगा इस साइड, ठीक, जिसको हम बोलते हैं अभिसरण निम्न, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसरण निम्न। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका हाई प्रेशर बना जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर अभिसरण हुआ ना, अब यहाँ से वायु दूर जाएगी, यहाँ पर कन्वर्ज होने के बाद, अभिसरित होने के बाद यहाँ से वायु वापस दूर जाएगी, इसको बोलते हैं अपसरण उच्च। क्या बोलते हैं, अपसरण उच्च। क्यों उच्च बोलते हैं यहाँ पर, अपसरण का मतलब होता है वायु का फैलना, अपसरण का मतलब है वायु का फैलना। तो ऐसे यहाँ पर कन्वर्ज हुई है ना। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया तो अब दूर तो जाएगी, सतह के पास, सतह से दूर जाएगी, मतलब यहाँ पर जो वायु यहाँ से दूर तो जाएगी ना, दूसरी जगह को फिल करने के लिए जहाँ पे लो प्रेशर है। तो उसी वजह से यहाँ पर वायु आएगी और फैलेगी, फैलेगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि निम्न दाब क्षेत्र में वायु अभिसरित होती है और फिर ऊपर उठती है, मतलब यहाँ से फैलेगी तभी तो ऊपर उठेगी, ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है इसको बोलते हैं अपसरण उच्च वाला एरिया। उसके बाद यहाँ से जो है, और यहाँ से जो है वापिस हवा यहाँ पर अभिसरित होगी, यहाँ से जो है वायु वापिस इकट्ठी होएगी, कन्वर्ज होएगी और फिर ऊपर उठेगी, इसको बोलते हैं अभिसरण उच्च। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही जो अभिसरण वाली जो वायु हम मान लो, ये यहाँ पर अपसरण उच्च बना के इधर आई और यहाँ पे इकट्ठी हुई, यहाँ पर एक क्योंकि लो प्रेशर था यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, हाई प्रेशर बनने के बाद वापस ऊपर उठेगी और ये प्रोसेस वापस ऐसी चलता रहेगा। ये उठी क्योंकि यहाँ पर से हवा इधर आ गई थी तो ये इधर वापस आ जाएगी और ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो अभिसरण और अपसरण जो है चलता रहता है वायु का। तो उच्च दाब क्षेत्र में वायु क्या होती है, अवतलित होती है, फैलती है, और धरातल पर अपसरित होती है, ठीक है भाई। ध्यान आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पे उच्च था तो यहाँ पर फिर फैल गई। और वायु जो संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ वातागर के सारे ऊपर उठती है और ये प्रक्रिया जो बादल बनना और वर्षण के लिए आवश्यक होती है। जो ये वाला पूरा प्रोसेस है ना, ये बादल बनना और वर्षण के लिए बहुत जरूरी होती है। जहां पर यही बता रखा है कि वायु जो संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ
वतागर के सहारे ऊपर उठते हैं। अब ये वतागर क्या है? ये वतागर आगे आपको समझा रखा है। ये एक बाउंड्री लाइन होती है जहां पर दो वायु राशि आपस में टकराती हैं, ठीक है, इतना समझ लो आप। आप ये मान लो कि मान लो ये पहाड़ है कोई, है ना, ये कोई पहाड़ है। तो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे आपका अभिसरण और अपसरण वाला किस फिनोमेना चल ही रहा है, यहाँ पर जो है ये बोला कि पर्वतों के साथ साथ जो है भाई संबंधारा ऊपर उठती है वतागर के सहारे, है ना। यहाँ पर वतागर आपका बन रहा होता है, उसके सहारे क्या होता है, यहाँ पर फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर बादल बन जाएंगे और यहाँ पर बारिश आपकी हो जाएगी, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो भूमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को क्या बोलते हैं हम? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण हम कहते हैं। तो भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवन मतलब कि जो वायुमंडल में चल रही है, पृथ्वी पर चल रही है ना, तो उसका जो प्रारूप होता है ना, जितना पीछे हमने देखा एक तरह से, उस प्रारूप को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण हम बोलते हैं। ये परिसंचरण केवल ना वायुमंडल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये महासागरीय और महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, आपकी पवन है, सॉरी ये आपके जब महासागर का जल है ना। अब यहाँ पर जो पवन चल रही होगी ना, यहाँ पे जो पवन चल रही होगी वो क्या करेगी, इस पानी के जल को भी क्या कर देगी, गतिमान कर देगी। जो आप सुनते हो ना महासागरीय धाराएं जो चलती रहती हैं ऐसे, वो पवनों की, जो पवनों की वजह से क्या हो रही है, गतिमान हो जा रही है, ध्यान रखना है। तो महासागरीय जल को भी गतिमान करती है, तो वायुमंडल में तो चल ही रही है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो ये पवनों का प्रारूप है, जो पैटर्न है, ये महासागर के जल को भी गतिमान कर देता है, जिसका जो है पृथ्वी की जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझ आ गया? इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा किस पे, पूरे वायु, पूरे अपने जलवायु पर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद भूमंडलीय पवनों का प्रारूप किन बातों पर निर्भर करता है? कि भाई जो भूमंडलीय पवन है वो कैसी होगी, सीधी चलेगी, है ना, अपनी जगह से विक्षेपित हो जाएगी, विक्षेपित मतलब कि मुड़ जाएगी, बहुत स्पीड उसकी तेज होगी या कम होगी, ये किन बातों पर निर्भर करता है? यानी पवन कैसी होगी, पवनों का पैटर्न क्या होगा, घुमावदार होगी, सीधी चलेगी, तो इन बातों पर निर्भर करती है क्या, कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। ये आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हर अक्षांश पर जो अलग अलग क्या पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है, तो अक्षांश के अनुसार क्या होती है, ताप में भिन्नता आती है, और ताप में भिन्नता आएगी तो क्या होगा, प्रेशर बेल्ट चेंज होगी। प्रेशर बेल्ट समझते हो ना, मतलब कि वायुदाब में कमी या ज्यादा, कहीं पर वायुदाब ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, किस वजह से, इसी ताप की वजह से। तो जब इस ताप में भिन्नता आएगी अक्षांश की वजह से, जब ये क्या होगी, पवनें गतिमान होंगी, पवनों का प्रारूप बनेगा। उसके बाद वायुदाब की पट्टियों की उपस्थिति, जो मैंने पीछे आपको बताया, अगर वायुदाब की पट्टियां होंगी तभी तो पवनें चलेंगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरणों के साथ विक्षेपण। मैंने आपको बताया कि जैसे कि सर्दी आती है तो वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है, और गर्मी के जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है वायुदाब पट्टियां, तो वही चीज है। तो वायुदाब पट्टियां है ना, वो सौर विकिरणों के साथ क्या होती है, खिसक जाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद महासागर और महाद्वीपों का वितरण, जैसे आगे हम पढ़ेंगे समुद्र समीर, स्थल समीर, वो किस वजह से हो पा रहा है, महासागर और महाद्वीपों के वितरण की वजह से हो पा रहा है। आपको पता होगा जो महासागर जो जल होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, वो देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, लेकिन जो महाद्वीप होता है वो जल्दी से गर्म, जल्दी से ठंडा हो जाता है, जिस वजह से स्थल समीर समुद्र समीर चलती हैं, जिस वजह से पवन का एक प्रारूप बनता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो आगे होगा भाई कहीं, ठीक है, ये आपके स्थल समीर समुद्र समीर चलती है, आपको आगे टॉपिक दे रखा है ये क्या है, आपके महाद्वीप और जल महासागर के वितरण की वजह से तो हो रहा है, जब भी तो पवनों का प्रारूप ऐसा बन रहा है, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। वापिस चलते हैं पीछे। और पृथ्वी का घूर्णन, अगर पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो भाई इसमें से बहुत सारी चीजें तो यहाँ पर आपकी काम ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन ये सब क्या है, भूमंडलीय पवनों के प्रारूप, जो का प्रारूप है पवनों का, इन बातों पर निर्भर करता है। आगे देखो यहाँ पर आपको पता होगा एक ITCZ के बारे में, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हाँ, सेकंड बुक के। तो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, तो उच्च सूर्यताप और निम्न वायुदाब के कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है। कहाँ बनता है, आपका वैसे 0 डिग्री पर बनता है और ये खिसकता भी रहता है,
जैसे जैसे सूरज की किरण खिसकेगी वहां पर आपका ITCZ भी खिसकेगा। तो उच्च सूर्यताप और निम्न वायुदाब के कारण, क्योंकि जहां पर सूर्यताप बहुत ज्यादा है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका लो प्रेशर तो वहां पर बनेगा ही बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। और उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनें एक दूसरे से अभिसरित यहाँ पर होती है। देखो है ना, यहाँ ये आपका उष्णकटिबंध है पूरा, यहाँ पर क्या आपका ये उष्णकटिबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। सुन लो, ध्यान से सुन लो एक बार। कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये आपके मान लो यहाँ मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा। तो इस कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक पूरा आपका क्या होता है, ये आपका उष्णकटिबंध कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये इसलिए बोला है कि उस अब यहाँ और बीच में क्या बन गया, यहाँ पर ITCZ बन गया है। इनके बीच में क्या, कहाँ पर 0 डिग्री पर क्या बन गया, ITCZ बन गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरज की किरण आ रही है। अब क्या है ना, उष्णकटिबंध से आने वाली पवन जो है यहाँ पर आपस में मिल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होती है तो फिर ऐसे ऊपर उठती है, आपको पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंध से आने वाली जो पवनें हैं, 2 मिनट इसको इरेज ही कर देते हैं, ठीक है भाई। तो उष्णकटिबंध से जो आने वाली पवनें, आप देख भी सकते हो, डायग्राम में दे भी रखा है। उष्णकटिबंध से आने वाली जो पवनें हैं, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ है। यहाँ से आने वाली जो पवनें हैं ये अभिसरित होती हैं, और यहाँ पर जो वायु है संबंध धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, ऐसे टकराएगी फिर ऊपर उठेगी, जैसे हमने पीछे भी देखा, अभिसरित होने के बाद वो ऊपर उठ रही है। तो अंतर उष्णकटिबंधीय विस्तरण क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ITCZ जो एक जगह पे नहीं रहता है, जहां पर आपकी सूरज की किरण ज्यादा होगी वहां पर जो है ITCZ वहीं पर ही चले जाएगा। और ITCZ है क्या, सिंपल सा एक लो प्रेशर जोन है, आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारे सेल के बारे में पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोस्ट बोलते हैं। जैसे हेडले कोस्ट है ना, और आपका आगे सुनो भाई, फेरल कोस्ट, ध्रुवीय कोस्ट, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। देखो भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। ITCZ समझ आ गया। अब यहाँ पर ना हेडले कोस्ट समझना ध्यान से। अब ITCZ है, ITCZ पर ऊपर उठी वायु जो है सौरमंडल के ऊपरी भाग तक लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। अब भाई लो प्रेशर कैसे बन गया, वहां पर हवा ऊपर उठेगी, तो जो ITCZ पर ऊपर उठी जो वायु है ना, वो सौरमंडल के ऊपरी सीमा तक लगभग 14 किलोमीटर तक आप मान लो वहां तक पहुंचती है, ठीक है। और इसके बाद जो वायु है ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो जाती है। ध्यान से देखो, अगर आगे कोई इमेज है या नहीं है, हाँ। पहले देखो बनता कहाँ पे, पहले ये देखो आप, है ना। किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेडले कोस्ट की। हेडले कोस्ट आपका ये रहा, ये क्या आपका हेडले कोस्ट आपका, इसको हम हेडले सेल भी बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया ये आपका 0 डिग्री था, यहाँ पर ITCZ था, यहाँ पर क्या था भाई, ITCZ था आपका, ठीक है। अब यहाँ से जो ऊपर उठी वायु है ना, यहाँ पर से जो ऊपर उठी वायु है वो क्या है, वो आपके सौरमंडल तक जो है 14 किलोमीटर तक जाएगी। जाने के बाद जो होता है वो ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो जाती है ना। वो कैसे, अब आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पर इतना क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर हेडले सेल बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको अभी आगे और समझेंगे, अभी यहाँ पर अभी हम, ये आपका हेडले सेल बन रहा है, ये ध्यान रखना है। कोस्ट बन गया, एक सेल एक सर्कुलर मोशन में बन गया, ठीक, कहाँ पर, यहाँ पर आपका ये 0 डिग्री के आसपास, ठीक है, उष्णकटिबंध में बन गया, ठीक है। हमें क्या बोला कि इसके बाद जो ये वायु है ना, ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो जाती है। आगे देखो, ये आपका पूरा हेडले सेल है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ऊपर उठी वायु है ना, यहाँ पर आपकी जो वायु ऊपर उठी है वो गर्म वायु है, वो ऐसे करके जो है एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी। तो बोला गया है कि ये ध्रुवों की ओर क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। जो ITCZ से वायु उठी थी, है ना, वो सौरमंडल के ऊपर तक 14 किलोमीटर तक जाती है, उसके बाद वो ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो, दिखा रखा है आपको, ठीक है। ये अपना यहाँ पर क्या अपना वायुमंडल है पूरा, ये पूरा वायुमंडल है इधर जो कवर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे कोस्ट बन रहे हैं, जितना आपको दिखाऊंगा आप आगे। यहाँ पर ध्रुवीय कोस्ट, हेडले कोस्ट, सब जो है हमारे वायुमंडल में ही बन रहे हैं, ठीक है भाई। जो ITCZ से वायु उठी थी वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। समझ आ गया। तो अब ध्यान सुनना,
30 डिग्री अक्षांश पर स्थिति क्या बनती है? लगभग 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री आपका ये वाला उत्तर में। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर वायु एक होती है एकत्रित होती है, वायु यहाँ पर क्या हो जाती है इकट्ठी हो जाती है, और इस वायु का क्या होता है अवतरण होता है, मतलब वायु फैल जाती है एक तरह से, और इससे उपोष्ण उच्च दाब का निर्माण होता है, जिसके जिसके बारे में हमने पीछे देखा भी था। और धरातल के पास जो है वायु का क्या होता है भाई अपसरण होता है। धरातल के पास वायु क्या होती है कन्वर्ज हुई, उसके बाद ऐसे फैल रही है, ध्यान रखना है। अपसरण होता है कहाँ पर, ये 30 डिग्री के पास, समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। और ये वायु विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बने इस कोस्ट को हैडले कोस्ट बोलते हैं। तो कहाँ बन रहा है अपना ये उष्णकटिबंध में बन रहा है, पूरा उष्णकटिबंध में बन रहा है, ये क्या अपना पूरा उष्णकटिबंध है ये, ठीक है, उष्णकटिबंध में बन रहा है, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ से वायु ऊपर उठी है ना, यहाँ से वायु जो है ऊपर उठी है, और यहाँ से वायु जब आ रही है तो यहाँ पर कौन सा कोष्ठ ये बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है अपना हेडले सेल, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। क्योंकि जब वायु उठेगी है ना, तो वो मूवमेंट तो करेगी, तो ऐसे जाते फिर ये ठंडी हो जाती है, फिर वापस मूवमेंट ऐसी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोष्ठ बनते हैं। तो विषुवत वृत्त की ओर जो है पूर्वी पवनों के रूप में ये बहती है, जो पवन यहाँ पर उठी थी विषुवत वृत्त के रूप में, ठीक है भाई। यहाँ से जो पवन है ये वापस देखो, ये वाली जो नीले में आपको शो कर रखा है ये, यहाँ पर ये वापस जो है पूर्वी पवनों के रूप में ये बहती है, और ये पूरा एक सेल चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो हाई प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर बना था, कैसे बना, क्योंकि पवन ऊपर उठी, इसकी जो डायरेक्शन मूव हो जाएगी, ठीक है, कोरियोलिस बल की वजह से यूं हुआ, फिर ऐसे चला है ना, फिर थोड़ी हाइट पे जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगा, इसका तापमान कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, फिर वापिस ऐसे मूवमेंट चलती रहती है ऐसे वाली, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं हेडले कोस्ट हम बोल रहे हैं। आगे चलो, इसको अब आगे हम पढ़ते हैं फेरल कोस्ट के बारे में। तो ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनें नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। मध्य अक्षांश क्षेत्र जो है, मध्य अक्षांश क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, आपका मध्य अक्षांश क्षेत्र भाई आपका, ठीक है, आपका देखो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर 30 डिग्री वाला, तो लगभग ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनें यहाँ पे नीचे बैठ जाती है। ध्रुव से कहाँ से आ रही है, ध्रुव से यानी यहाँ से आ रही है, ठीक है, देखो ये दिख भी रही होगी आपको। तो ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी पवनें है ना, वो यहाँ पर नीचे बैठ जाती है, इस क्षेत्र में नीचे बैठ जाती हैं। नीचे बैठ क्यों जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्म वायु वो ऊपर उठ जाती है, ठंडी वायु ऐसे आएगी, क्योंकि ठंडी वायु बहुत भारी होती है और गर्म वायु हल्की होती है, तो आएगी नीचे बैठेगी और गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी। ये को ध्यान रखना, जो बताया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से आने वाली गर्म वायु ऊपर उठ जाती, जो मैंने बताया भी था, है ना, यहाँ से ठंडी वायु आई और यहाँ से गर्म वायु जो थी ना वो ऐसे ऊपर उठ जाएगी। और धरातल पर ये पवनें जो है पक्षुआ पवनें कहलाती हैं। धरातल पर जो पवनें क्या कहलाती हैं भाई, पक्षुआ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्या बोलते हैं भाई, वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये देखो ये क्या आपकी वेस्टर्लीज है, यहाँ से पवनें आई आपकी, यहाँ से पवनें आई, तो जो आपको ये ऊपर ये जो वायु चलती हुई दिख रही है ना आपको, ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इसको वेस्टर्लीज यानी पक्षुआ पवनें बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हवा आई, यहाँ से जो आपकी हवा चल रही थी ये तो आपके ऊपर उठ गई और ये नीचे बैठ गई, ये नीचे बैठ गई और ये आपके ऊपर उठ गई, जो आपको दिख भी रही है, ये समझ आ रहा है। तो पछुआ पवनें जो है कहलाती हैं, और इसी परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं, फेरल कोस्ट हम बोलते हैं, ठीक है। और आप देखना चाहो फेरल कोस्ट, देखो ये आपका यहाँ पर क्या है, फेरल कोस्ट है, फेरल कोस्ट बनता ही इसी वजह से है, ये आपका फेरल कोस्ट है, ये क्या आपका फेरल कोस्ट यहाँ पर आपका ऐसा दिखता है, क्योंकि यहाँ से पवन आई और यहाँ से जो ये ऊपर उठ गई, आप देख रहे हो ये जो रेड वाली है गर्म को दिखा रही है, तो यहाँ से ये ऊपर उठ गई, ऐसे चल रही, क्योंकि देखो ये धरातल पर चल रही है, वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगा। तो जब ऐसे उठ रही है तो ऐसे क्या होगा, ये चल रही है, डायरेक्शन कोरियोलिस बल की जैसे चेंज हो रही है, उसके बाद जो है
क्योंकि ध्रुव की तरफ आई वो नीचे बैठ गई, फिर यहाँ से पवन आपके ऊपर चलेगी, फिर ऐसे आपकी जो मूवमेंट है वो चलती यहाँ पर रहेगी। सेम आपका नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी चलेगा, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। यहाँ से देखो ये पवन यहाँ पे ऐसे गई, अब वायुमंडल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वायुमंडल में क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसा कोस्ट बनता हुआ दिखेगा। समझ आया आपको? ये देखो ठंडी हवा आती है, गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, प्रोसेस पूरा चलता रहता है, बार बार यहाँ पर ये सेल बनता हुआ हमें दिखता है। अब ऐसे आपका ध्रुवीय कोष्ठ हो जाएगा, तो ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी और सघन वायु क्या होती है, ध्रुवों पर अवतरित हो जाती है। ठंडी और जो सघन वायु है वो पूरी धरती पर ऐसे ध्रुवों पर ऐसे फैल जाती है पूरी, और ये वायु जो मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में बहती है ना। यहाँ से जो पवन है वो आपकी मध्य अक्षांशों की तरफ बह रही है, ध्यान रखना है। इसी परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोष्ठ हम बोलते हैं, जैसे कि आपको दिखा भी रखा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिखा रखा है, ये आपको एटमॉस्फेयर में दिखा रखा है, ये आपके धरातल पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऐसा पूरा चलता रहता है, ये सिस्टम है ऐसा पूरा, ठीक है, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, इससे एक सेल बन जाता है, कोष्ठ बन जाता है। तो 3 कोष्ठ और सामान्य परिसंचरण जो है, हैडले कोष्ठ, फेरल कोष्ठ और ध्रुवीय कोष्ठ जो है आपका, ये तीनों मिलकर जो है वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप बनाते हैं, जिससे जो हवा का प्रारूप है, पवन का प्रारूप है, वो ऐसा चलता रहता है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। कोष्ठ बहुत सारे बनते हैं। और तापीय ऊर्जा का जो है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरण जो है सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। जो तापीय ऊर्जा जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ चल रही है, किस वजह से चल रही है, पवनों की वजह से जो तापीय ऊर्जा पहुंच रही है, इस वजह से क्या होता है, सामान्य परिसंचरण आपका बना रहता है, ठीक है। अब वायुमंडल और महासागर का संबंध होता है, वायुमंडल और महासागर का संबंध होता है क्या, कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई महासागरों का प्रभावित तो करता है ये सामान्य परिसंचरण जो होता है। तो वायुमंडल में चलने वाली जो बहुत पवने हैं, बड़े पैमाने पर चलने वाली जो पवने आपकी जो कि महासागरों पर चल रही है, ये धीमी और अधिक गति की महासागर धाराओं को चलाती हैं। जो महासागर धारा आपकी चल रही है, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जबकि बुकों में दे रखे हैं, है ना। तो जो ये गति हो पा रही है, किस वजह से हो पा रही है, ये जो पवने आपकी जो है वायुमंडल में चल रही हैं, और महासागर जो है वायु को ऊर्जा और जलवाष्प प्रदान करते हैं। क्योंकि भाई जो अगर मान लो कि गर्म जो पवने बहुत गर्म है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, महासागर का पानी भी गर्म कर दिया, तो यहाँ पर वायु ऊपर उठेगी, तो उसमें जलवाष्प भी होंगे, फिर बादल बनेंगे, और फिर आपकी बारिश भी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थल व समुद्र समीर की। किसकी? स्थल व समुद्र समीर की हम बात करते हैं। तो स्थल समीर देखो, तो ये पवने रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ये जो पवने हैं रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्यों चलती हैं? मैं आपको बताया था कि जो आपका जमीन होती है ना भाई, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, जल्दी ठंडी हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर वो जल्दी ठंडी हो रही है तो वहाँ पे हाई प्रेशर भी जल्दी बनेगा, अगर जल्दी गर्म हो रही है तो वहाँ पर लो प्रेशर भी बहुत जल्दी ही बनेगा। तो यही आपको जो है स्थल समीर बनाती है। तो स्थल समीर जो है आपको ये रात के समय आपको देखने को मिलेगा, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये रात का ही व्यू है ना। रात के समय क्या होता है, स्थल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज चले जाता है ना। तो सूरज तो जो अपना जमीन है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, लेकिन समुद्र अभी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो कंपैरेटिवली हम क्या सकते हैं, ये ज़्यादा ठंडा है और ये थोड़ा कम ठंडा है ना। अब ये कम ठंडा है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है। तो जहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर आपका बनता है। और जहाँ पर आपका यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, इधर से हवा आपकी इधर चलेगी। इसको हम बोलते हैं स्थल समीर, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब आगे देखो समुद्र समीर, ये आपको दिन में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अब समुद्र, अब आपका रात को तो स्थल जल्दी ठंडा हो गया था, है ना, और समुद्र आपका वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा तो सीधी सी बात है। अब दिन में निकल गई धूप, तो दिन में क्या होगा, जो जमीन है वो जल्दी क्या हो जाएगा भाई, गर्म भी हो जाएगी। जमीन आपकी जो स्थल है वो जल्दी गर्म भी हो जाएगा। लेकिन वो सेम चीज जो समुद्र है, वो धूप निकलने के बावजूद भी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्म होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब धूप निकलने के बाद जो आपका स्थल है वो जल्दी गर्म हो गया, और समुद्र आपका अभी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि वो कंपेरेटिवली ठंडा है। तो हवा जो आपकी इधर से इधर चलेगी, जिसको हम बोलते हैं समुद्र समीर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वत और घाटी पवने की। ये भी सेम ही कंसेप्ट है।
तो घाटी समीर जो आपको दिन में देखने को मिलती हैं, और आपकी जो पर्वतीय पवन है ये आपको रात में देखने को मिलती है। तो घाटी समीर की बात करें देखो, तो दिन में क्या होता है ना, पर्वतीय ढाल गर्म हो जाती है। दिन के टाइम पे क्या होता है, जैसे दिन का टाइम है क्योंकि सूरज निकल रहा है, तो पर्वतीय ढाल आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर गर्म हो जाती है। जैसे कि देखो ये वाला मैंने लगा भी रखा है कि दिन का टाइम है, आपके पर्वतीय ढाल है, ये क्या है पर्वतीय ढाल है, ये क्या हो गई भाई गर्म हो जाती हैं और वायु ढाल के साथ ऊपर उठती हैं। वायु जो है वो ढाल के साथ आपकी ऊपर उठ रही है। देखो यहाँ पर वायु है ना, वो ढाल के साथ क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, ढाल के साथ ये ऊपर उठे, जिसको हम बोल रहे हैं गर्म हवा। तो इस स्थान को भरने के लिए, क्योंकि गर्म ढाल गर्म हो चुकी है, पूरी वायु जो है वो गर्म हो चुकी है, तो वो ढाल के साथ ऊपर उठेगी। आप देख सकते हो ये जो है आपकी ये ऊपर उठ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायु है वो ऊपर उठ गई है, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आपका बन जाएगा लो प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से तो वायु ऊपर उठ गई, तो वायु जो है घाटी से पर्वत की ओर बहती है। अब इस स्थान को भरना भी तो है, तो वायु कहाँ से आती है, घाटी से पर्वत की ओर आती है, तो इस पवन को हम क्या बोलते हैं, घाटी समीर बोलते हैं। समझ आ गया। अब पर्वतीय पवन क्या है, ये रात में हमको देखने को मिलता है। तो रात के टाइम पे क्या होता है ना, पर्वतीय ढाल ठंडी हो जाती है। जैसे कि आप देखो ये जो पर्वतीय ढाल है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये ढाल ठंडी हो जाती है और ठंडी और सघन वायु नीचे उतरती है, घाटी में यहाँ पर उतरने लग जाती है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, ठंडी जो वायु है ये घाटी, यहाँ पर जो घाटी है ठीक है, ये नीचे उतरने लग जाती है यहाँ पर। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय पवने बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पर्वत से घाटी की तरफ चल रही है इसलिए पर्वतीय पवने, और यहाँ से घाटी से पर्वत की तरफ चल रही थी इसलिए इसको हम घाटी समीर हम बोलते हैं। समझ आ गया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हो, ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई है, घाटी से पर्वत की ओर चल रही है क्योंकि यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन गया था, और यहाँ पर भाई रात के समय हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु राशियों की। वायु राशियाँ क्या होती हैं, सिंपल सा मतलब ध्यान रखो वायु का, ठीक है। वायु जिस जगह पे रहेगी ना, उसका क्वालिटी उसका गुण वहां पर वो धारण कर लेगी। तो ये यहाँ पर लिखा है, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर, समांगी क्षेत्र मतलब कि एक जैसा क्षेत्र, ठीक है, एक जैसा क्षेत्र जहां पर एक तरह का क्लाइमेट है, एक तरह का टेम्परेचर है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर लंबे समय तक रहती है ना, तो वो उस क्षेत्र की क्वालिटी, उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है, ठीक है। तो ये समांगी क्षेत्र क्या हो सकता है, जो क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा मैदानी भाग हो सकता है, या बहुत बड़ा ये महासागरीय सतह आपको देखने को मिल सकती है ना। तो क्या करेगी, मान लो महासागरीय सतह की बात करूँ तो उसके गुण जो वायु ग्रहण कर लेगी। अगर कोई मैदानी भाग है तो वहां पर जिस प्रकार का गुण होगा वो वायु वहां का ग्रहण कर लेगी, ठीक है। मान लो मैदानी भाग है, वहां बहुत ठंड रहती है ना, तो वायु ठंडी होगी, तो वो ठंडी वायु राशि। सेम अगर महासागरीय सतह है, सतह गर्म है वायु महासागरीय की, तो गर्म गर्म हो जाएगी वायु राशि, गर्म वायु राशि कहलाएगी। और ठंडा महासागर है पूरा, तो ठंडी वायु राशि कहलाएगी। तो तापमान और आर्द्रता के विशिष्ट गुणों वाली वायु को हम क्या बोलते हैं, वायु राशि हम बोलते हैं। तो तापमान और आर्द्रता को जो ग्रहण करा है, जो हर वायु राशि का तापमान और उसकी आर्द्रता की ग्रहण करने की क्षमता, जो विशिष्ट गुण है वो अलग अलग है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वायु राशि बोलते हैं। तो जिन समांगी धरातलों पर वायु राशियां बनती हैं, जिन धरातलों पर वायु राशियां बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर वायु राशियां बन रही हैं। और वायु राशियों को जो है उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर हम जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने क्षेत्र में बांट सकते हैं भाई, 5 क्षेत्र में हम बांट सकते हैं। जैसे कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, और स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप, जिसको हम बोल सकते हैं अंटार्कटिक आर्कटिक, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र हैं जहां पर जो है वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र हैं, ठीक है भाई। क्योंकि जहाँ जो भी क्षेत्र है जहां से वो वायु राशियां गुण इकट्ठा कर रही है, तो ऐसे हम क्षेत्र बांट सकते हैं। उष्ण और आपका उपोष्ण कटिबंध महासागर है, तो यहाँ पर वैसे ही गुण देखने को मिलेगा जो आपको इस कटिबंध में देखने को मिलता है। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, मतलब उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल, तो यहाँ पर वायु राशि भी गर्म होगी। उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, तो ठंडे महासागर है, तो उच्च अक्षांश आपकी जो वायु राशि वो भी ठंडी होगी।
उच्च अक्षांश पर आपकी अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो उसकी वायु राशि भी वैसी ही होगी। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहती है, जैसे कि अंटार्कटिक हो गया, आपको आर्कटिक है, तो वहां पर जो है वैसी वायु राशि देखने को मिलेगी। तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर जो है ना निम्न प्रकार की वायु रेशियां पाई जाती है, जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, है ना, पेन दूसरा ले लेते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, है ना, और उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि हमने इसी क्षेत्र के आधार पर बांटी है ये। और ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, ऐसे ही ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, क्योंकि ध्रुव के पास जो महासागर वो ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि, अगर ध्रुव में जो महाद्वीप है तो ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, सिंपल सा मतलब है। महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि ऐसे हो जाएगा, और उष्णकटि, अब इतना समझ आया ना आपको। अब मेजर चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो उष्णकटिबंधीय वायु राशि होंगी ना वो गर्म होती हैं, और जबकि ध्रुवीय वायु राशि होती हैं वो ठंडी होती हैं। समझ आया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और यही आप देख भी सकते हो, ठीक है, कहाँ पे कौन सी जलवायु राशि आप वायु राशि आपको देखने को मिल रही है। ये MT MP CP CT सब क्या है, ये नाम आपको दे रखे हैं मैंने बगल में, ठीक है, ये आप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वताग्र की। किसकी भाई, वताग्र की बात कर लेते हैं। देखो, जब दो भिन्न प्रकार की वायु वायु राशियां आपस में मिलती हैं, तो मैंने आपको पीछे बता दिया वायु राशियां क्या होती हैं। जब दो अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्वालिटी वाली वायु राशियां आपस में मिल रही हैं, तो उनके बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसको हम वताग्र बोलते हैं, इंग्लिश में इनको फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। और जो वताग्र बनने की प्रक्रिया होती है ना, इसको हम वताग्र जनन बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखो, ये आप ध्यान समझो कि कैसे वताग्र आपका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाम यानी कि गर्म वायु राशि है, और ये आपकी ठंडी वायु राशि है। अब ये आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या आपका यहाँ पर जो है क्या बनेगा, आपका फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। अब फ्रंट भी चार प्रकार के होते हैं, फ्रंट भी क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। शीत वताग्र, उष्ण वताग्र, अचर वताग्र और अधिविष्ट वताग्र। अगर आप मैं देख सकते हो, जैसे अब ठंडी वायु राशि अब क्या बोलते, देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उसको तो लिखा हुआ क्या है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, 2 मिनट रुको। हे वाम, हे वाम एयर आई एम गोइंग टू कैच यू, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आएगी और ये यहाँ पर गर्म वायु राशि आएगी। तो आपस में टकराने के बाद जो इनका बीच का जो क्षेत्र बनेगा ना, उसको क्या बोला जा रहा है, वताग्र बोला जा रहा है। तो इसी हिसाब से हमने क्या कर दिया, चार वताग्रों में बांट दिया है। तो जैसे कि हम पहले बात करेंगे अचर वताग्र की, किसकी, अचर वताग्र की हम बात करेंगे। तो अचर वताग्र आपका है क्या, है ना, जब वताग्र स्थिर हो जाए, जब आपका जो वताग्र है, जो फ्रंट है वो स्थिर हो जाए, यानी कोई भी वायु ऊपर ना उठे, तो उसे हम बोलते हैं अचर वताग्र। तो कोई दो वायु राशि आपस में मिलेंगी तो कोई ना कोई तो ऊपर उठेगी, कोई ना कोई नीचे दबेगी। अगर आपकी कोई वायु राशियां ऊपर नहीं उठ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं अचर वताग्र। जैसे कि ये आपकी कोल्ड एयर है, ये आपकी वार्म एयर है, यहाँ पर दोनों आपस में मिले और कोई भी वायु ऊपर नहीं उठी। और एक्चुअल में होता क्या है, जो ठंडी वायु होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्या होता है, जैसे ऐसा केस हो जाए जहाँ पे कोल्ड एयर भी है, वार्म एयर भी, और आपस में मिलने के बाद भी कोई वायु ऊपर ना उठे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट हम बोलते हैं, यानी कि अचर वताग्र हम बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखो, आपका जो शीत वताग्र, क्या, शीत वताग्र। तो जब शीतल और भारी वायु, ध्यान समझना, शीतल मतलब ठंडी, और ठंडी है तो भारी तो होगी। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण, उष्ण मतलब कि गर्म वायु राशि को ऊपर धकेल दे, तो इस संपर्क क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, शीत वताग्र हम बोलते हैं। जैसे कि देखो, ये कोल्ड, ये क्या कोल्ड एयर है आपकी, है ना, और यहाँ पर आपके जो है गर्म एयर थी, क्या थी भाई, गर्म एयर थी। तो यहाँ से जो ठंडी, यहाँ पर जो ठंडी हवा थी, ठंडी वायु राशि थी, है ना, भारी भी थी ये। तो इसने क्या करा, ये ऐसी आई, इसने क्या करा, इस, ये तो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, है ना, मैं दिखाता हूँ ब्लैक से करके, जो ये है ये ऊपर उठ गई, ये जो ऊपर आपकी ये उठ गई। तो जैसे कोल्ड एयर जो है ये वार्म एयर से टकराती है, तो ये इसको ऊपर धकेल देती है ऐसे, फिर वो बादल वगैरह बनते हैं, बारिश होती है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस संपर्क क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जो आपका ये संपर्क क्षेत्र है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं भाई शीत वताग्र, जब ये गर्म को आक्रामक रूप से ऊपर उठा दे। उसके बाद उष्ण वताग्र,
जब गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, उष्ण वातागर क्या है, जबकि गर्म वायु राशि है वो ठंडे के ऊपर आक्रामक रूप से चढ़ जाए। जैसे कि देखो, ये गर्म वायु राशि है और ये कोल्ड, ये आपकी ठंडी वायु राशि है। तो जबकि गर्म वायु राशि है वो आक्रामक रूप से जो ठंडी एयर के ऊपर वो चढ़ गई, ठीक है, ठंडी को, जिसको कोल्ड एयर भी आप बोल सकते हो, ठंडी वायु राशि के ऊपर वो चढ़ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण वातागर हम बोलते हैं, यह ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अधिष्ट अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट में क्या होता है, जब एक वायु राशि पूरी तरह जो है धरातल से ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे वातागर को हम क्या बोलते हैं, अधिविष्ट वातागर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, लेकिन जब एक वायु राशि पूरी तरीके से ऊपर उछल जाए, ठीक है, धरातल से, तो उसको हम बोलते हैं अधिविष्ट वातागर। आप देख सकते हो, और इंग्लिश में इसको ओक्यूलेटेड भी बोलते हैं। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये आपका ओक्यूलेटेड फ्रंट बना है, ये नॉर्मल है, ये मिडिल स्टेज आई, और ये आपकी जो एक वायु राशि जो है पूरी यहाँ पर आपकी उठ गई धरातल से, ठीक है, पूरी उठ जाएगी, देखना, ये अब आपस में मिले और ये आपके ऊपर ऐसे पूरी उठ गई। जो ये रेड रेड आपको दिख रहा है, ये आपकी वार्म करंट है, और ये वाइट जबकि ब्लू है, ये कोल्ड करंट है। तो ये पूरी आप ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। समझ आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भयरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या बोला मैंने भाई, हाँ ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो भयरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो है उष्ण कटिबंध से दूर, कहाँ से, उष्ण कटिबंध से दूर कहाँ देखने को मिलता है आपको, मध्य और उच्च अक्षांशों में बनते हुए आपको दिखते हैं, है ना। उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा से ऊपर ही आ जाओ, वहां आपको देखने को मिलेंगे, और ध्रुवों से नीचे आ जाओ भाई थोड़ा सा, तो मध्य और उच्च अक्षांश में आपको विकसित होते हुए दिखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, भयरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और जिन क्षेत्रों से गुजरेंगे ना भाई, वहां पर मौसम में अचानक से और तेज बदलाव आपको आते हुए दिखेंगे, और ये चक्रवात जो है ध्रुवीय वातागर के साथ साथ बनते हैं। किसके साथ भाई, और ध्रुवीय वातागर के साथ। और ध्रुवीय वातागर आप सीधा सा मतलब समझो, जो आपका एक तरह से ठंडा, यानी जिसको आप शीत वातागर ही बोल सकते हो, ठीक है, शीत वातागर, ठीक है, जो मैंने पीछे आपको बताया भी है। आगे चलो। अब जो ये भयरुष्ण कटिबंधीय चक्रवाती बनता कैसे, इसका विकास कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है। अगर आप पीछे समझ गए, सारे कोष्ठ समझ गए, यानी सेल जो बताया था, हेडलेस सेल, फेरल सेल, अगर आप ये समझ चुके हो कि किस प्रकार से ध्रुव से आपकी पवनें आ रही हैं, किस प्रकार से ITCZ से ऊपर चल रही हैं, है ना, कैसे आपका जो वो आपको जो बीच में आपका 30 डिग्री के पास बन रहा है ना, सब पोलार आपका जो हाई प्रेशर बन रहा है, वहां से जो है किस प्रकार से जो हवा आ रही है, ठीक है, आपका जो सब ट्रॉपिकल आपका वहां पे हाई प्रेशर, ठीक है, सब पोलार पे तो लो प्रेशर बनता है, तो ये आपका हो गया है ना। तो वहां से किस प्रकार से हवा चल रही है, तो अगर आप वो समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे। कैसे, देखो, उत्तरी गोलार्ध की बात हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, वातागर अचर होता है। वातागर क्या होता है भाई, अचर होता है, जहां पर कोई भी वायु राशि आपस में वहां पर नहीं उठ रही होती है। क्या होता है, सिंपल सा, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से वार्म करंट और यहाँ से कोल्ड करंट आया, और आपस में यहाँ पर कोई भी ऊपर नहीं उठी, तो वो अचर होता है। कोई भी ऊपर नहीं उठे तो अचर वातागर होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वातागर के दक्षिण में कोष्ण वायु और वातागर के उत्तर में ठंडी वायु बहती है। जैसे कि देखो, आगे बता रखा है आपको, अगर हम चल देखें तो, हाँ ध्यान से देखना, ठीक है। आगे आपके बुक में ये दे रखा है, ध्यान रखना है। ये वातागर है, ये क्या है भाई, वातागर है। तो वातागर के दक्षिण में, यानी ये हिस्सा, यहाँ पर कोष्ण वायु देखने को मिलती है, और वातागर के उत्तर में ये क्या आपको यहाँ पर शीतल वायु देखने को मिलती है। समझ आ गया। अब यहाँ पर कोष्ण वायु, यहाँ पर शीतल वायु, ये आपको पता होना चाहिए। अब शीतल वायु तो यहाँ पर भाई इसको फिल करने के लिए यहाँ पर एक कोष्ण वायु के पास आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका भाई लो प्रेशर बन रहा होगा, तो शीतल वायु तो आएगी भाई इसको फिल करने के लिए। तो ऐसे ना एक मूवमेंट बन जाती है। ऐसे क्या बन जाती है, एक मूवमेंट आपकी ऐसे चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं भयरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना। और ध्यान से समझना मेरी बात। ये सारे स्टेप है ABCD, ठीक है, पहले ये फिर ये फिर देन, ऐसे पूरा बनता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको। तो वातागर के उत्तर में ठंडी वायु बहती है और दक्षिण में कोष्ण वायु बहती है, दिखा दिया मैंने आपको। जब वातागर के साथ वायुदाब कम हो जाता है, तो जो कोष्ण वायु है
वो उत्तर की दिशा की ओर, ठंडी वायु जो है दक्षिण की दिशा की ओर बहती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी देखो। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, है ना। अभी ये जो कोष्ण वायु है, ध्यान से समझो, ये कोष्ण वायु जैसे वायु दाब कम होता है ना, ये ऐसे चलेगा, और जो शीतल वायु ये इस दिशा में आएगी। तो घड़ी की सुई तो इस साइड चलती है ऐसे, और ये चल रही है भाई इस साइड, मूवमेंट। वतागर अचर था, दक्षिण में कोष्ण थी, उत्तर साइड में शीतल वायु बह रही थी। अब यहाँ पर वायु दाब कब जब कम होगा तो ये इस साइड आ जाएगा, और शीतल वायु उसको फिल करने के लिए नीचे आएगी। तो ये पूरा मूवमेंट चलता रहता है, जिससे भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण यहाँ पर होता है। आगे चले, ध्यान से देखो, ये स्टेप है सारे, ठीक है भाई, ये सारे स्टेप हैं, ध्यान रखना है। कैसा भाई कि जो आपके कोल्ड एयर है, यहाँ पे पोलर एस्टर्लीज आ रही है, पोलर मतलब कि जो ध्रुव साइड से आ रही है, जो आपकी ध्रुव साइड से आ रही है ना। और यहाँ पर जो है आपको जहाँ पर मध्य अक्षांश में जो आपका यहाँ पर बेल्ट थी, जहाँ पर उच्च अक्षांश था, वहां से हवा चलती है, ये इस दिशा में आ रही है, यहाँ से इस दिशा में चलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये वाली दिशा इस साइड है, अब ये और आगे तक चले जाएगी। अब तीसरा पार्ट जो है ना, एक सर्कुलर मोशन ले लेगी, और ये वाम है आपकी यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐसे जो है, ध्यान रखना है, एक मूवमेंट आपकी ले लेगी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। देखो ये ओक्यूलेटेड फ्रंट ही है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी ऊपर उठ जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये ऐसा चलता रहता है, एक टाइम आएगा ये पूरी जो है इसको धकेल देगी ऊपर की साइड, एक वायु राशि आपकी पूरी ऊपर उठ जाएगी, जिससे आपका बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन जाएगा, है ना। जैसे ये आपका यहाँ पर क्या बन गया है, ये चक्रवात यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाता है। समझ आपको आ रहा है भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो मैंने आपको बताया ना, ये पीछे आपको समझाया मैंने, जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये वताग्र है, यहाँ पर शीतल वायु, और ये सीमा है, ठीक है, जहां पर कोई वायु राशि ऊपर नहीं उठ रही है, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है ना, और ये इस डायरेक्शन में, तो ऐसे चलता रहता है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, इसमें एक उष्ण वातागर होता है और एक शीत वातागर पाया जाता है, जो मैंने बता भी दिया है। अब भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोष्ण खंड जो है ठंडे अग्रभाग और पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। जो आपका भाई कोष्ण खंड है, मतलब जो गर्म वाला खंड है, जो गर्म वायु वाली हिस्सा है, वो ठंडे के अग्रभाग के पास पाया जाता है, और पिछले शीत खंड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और उष्ण वातागर पर क्या होता है, कोष्ण वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है भाई, सीधी सी बात है। जो कोष्ण वायु वो ठंडी वायु के ऊपर तो चढ़ेगी ना, क्योंकि ठंडी वायु आपकी भारी होती है और कोष्ण वायु जो है हल्की होती है। तो ठंडी वायु जो है धकेल देती है ऊपर की साइड उसको, कोष्ण वायु को, और उष्ण वातागर के आगे जो है स्तरीय मेघ आपके बनते हैं। जो उष्ण वातागर है ना, उसके आगे जैसे देखो, यहाँ से ये ठंडी कोल्ड एयर थी और ये गर्म कोल्ड एयर थी, ये ऊपर उठी, तो यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, मेघ बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, बादल बनेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तरीय मेघ बोलते हैं। और सारे मेघों के बारे में ना चैप्टर में पढ़ोगे, आपको जो अगले चैप्टर में आपको बता रखा है कि किस टाइप के मेघ आपके होते हैं, अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से। अब शीत वतागर देखो, तो पीछे से आने वाला जो शीत वतागर है, वो कोष्ण वायु को तेजी से ऊपर धकेलता है। मैंने दिखाया ना पीछे कैसे धकेलता है भाई, इससे कपासी मेघ बनेंगे फिर। और शीत वतागर जो है ना, उष्ण वतागर जो तेजी से गति से चलता है, जो शीत वतागर है वो उष्ण वतागर से तेज गति से चलता है। ठीक है, अंत में उष्ण वतागर को पूरी तरीके से धकेल देता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर ये आपका उष्ण वतागर था, दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये उष्ण वतागर था, और ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपकी ठंडी, यानी अब शीत वतागर लिख देता हूँ। अब क्या था भाई, ये धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा इसको उठा देगा। ठीक है, क्या उठा देगा, पूरा उसको उठा देगा। और इससे क्या बनता है, जब पूरा ये ऊपर उठ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिविष्ट वतागर बोलते हैं, अधिविष्ट वतागर बोलते हैं। मैंने पीछे बताया था, जब एक वायु राशि पूरी तरीके से उठ जाए, और चक्रवात क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अभी पूरी उठ गई तो यहाँ पर ये पूरी वायु राशि उठ गई, और नीचे पूरी बैठ गई ठंडी वायु राशि, तो ये मोशन पूरा जो चल रहा था सर्कुलर मोशन, ये खत्म हो जाता है। समझ आ गया। जैसे ये वायु राशि पूरी ऊपर उठेगी, तो ये आपके जो पूरा क्या कहते हैं, आपका जो पूरा क्या कहते हैं, आपका बहिरुष्ण चक्र
भैरुष्ण चक्रवात जो पूरा ये खत्म हो जाएगा। समझ आ गया, ध्यान रखना है। अब ये बेसिक डिफरेंस है भैरुष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बीच में। अब भैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है ना, इसमें वतागर प्रणाली स्पष्ट रूप से हमें दिखते है भाई यहाँ पर कौन सा वतागर दिख रहा है, शीत वतागर है, उष्ण वतागर है ना, हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जमीन पर और जल दोनों पे बन सकता है। ये जल जो स्थल पर भी और महासागर पर देखने को मिल सकता है हमें, ये वाला जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, और विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर भैरुष्ण कटिबंध चक्रवात आता है तो ये बहुत बड़े लेवल पर भाई प्रभावित करता है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही चलता है। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसमें वतागर नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते, वतागर नहीं होते हैं। ये केवल महासागरों पर बनते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे भाई, आपको महासागर पर देखने को मिलेंगे। और स्थल पर पहुंचकर जो है ना कम हो जाते हैं। महासागर पर ही बनेंगे, लेकिन जैसे ही आपका स्थल की तरफ आए, कोस्ट के पास आए, तट के पास आए, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं और पवनों का वेग इसमें बहुत तेज होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पर हम जो है ना अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि महासागर में ही देखने को मिलते हैं। तो ये आक्रामक तूफान है। ये क्या है, आक्रामक तूफान है। और इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, जैसे कि हिंद महासागर में इनको चक्रवाती बोला जाता है। अटलांटिक महासागर में आप जाओगे तो इसको हरिकेन बोला जाएगा। और आप पश्चिमी प्रशांत और आप जो है दक्षिण चीन महासागर में जाओगे या सागर में जाओगे तो इसको टाइफून बोला जाता है। लेकिन अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की साइड पे जाओगे इसको विली विलीज बोला जाता है। समझ आ गया। तो इनकी जो उत्पत्ति है ये महासागर में होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो महासागर पड़ता है उधर होएगी। अब उसके बाद धीरे धीरे तट के ओर बढ़ते हैं। किस, मान लो ये कोस्ट है, ये क्या कोस्ट है ना, यहाँ पे बने। अब धीरे धीरे जो है ये कोस्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये अत्यधिक वर्षा, तेज पवने, व्यापक विनाश लाते हैं। सीधी सी बात है। अब ये जो चक्रवात यहाँ पर बनेंगे, जैसे जैसे कोस्ट के पास ये बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत भारी बारिश होगी, ठीक है, पवने बहुत तेज चलेंगे, यानी बहुत तेज यहाँ पर हवा चलने वाली है। इनके नाम अलग अलग होते हैं, मैंने बता दिया है आपको। अब आगे देखो, अब जो उष्ण कटिबंध है ना, अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, अगर ये बनेंगे कब, अगर जब ये स्थितियां होंगी। जब क्या होंगी, ये क्या होंगी भाई, स्थितियां हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी समुद्र की सतह अपने को चाहिए जहां पर तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तभी तो भाई वायु ऊपर उठेगी, ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोरियोलिस बल होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो मैं यहाँ पे महासागर बनाता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ से वायु ऊपर उठेगी, अगर वो सीधे उठेगी तो वो सीधी ही उठते चले जाएगी। फिर अगर हमें चक्रवात की बात हम कर रहे हैं, अगर हम चक्रवात की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चक्रवात की बात कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, वो सीधी उठेगी, लेकिन उसकी दिशा कौन बदलेगा, वो कोरियोलिस बल ही बदलेगा, ध्यान रखना है। और ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना, जो ऊर्ध्वाधर पवने है ना, जो ऊपर की साइड चलती है, उनकी जो गतियों में अंतर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वरना कोई इधर साइड से जाएगी, कोई तेजी से जाएगी, तो उनकी जो स्पीड है उसमें कम डिफरेंस होना चाहिए। और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए। कहाँ पर, इसके आसपास। अगर बहुत ज्यादा ही मान लो इधर बहुत निम्न दाब क्षेत्र आपका होगा ना, है ना, तो ये विंड के डायरेक्शन को भाई चेंज कर सकता है, ये ध्यान आपको रखना है। और निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण यहाँ पर हमें चाहिए। अगर या तो कमजोर निम्न दाब क्षेत्र हो या हमें बहुत लो लेवल का चक्रवाती परिसंचरण चाहिए आसपास ही। उसके बाद समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, जो आपका समुद्री तल है ना, ऊपरी अपसरण मतलब कि आपकी जो वायु है वो थोड़ी फैलनी चाहिए ऊपर की साइड, है ना। अगर मान लो कि यही मैं आप इसमें एक सतह बनाता हूँ, यहाँ पर महासागर की सतह बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर क्या होना चाहिए, ऐसे वायु फैलनी चाहिए। वायु फैलेंगी तभी तो ऐसे नीचे आएंगी, और ऐसा आपका एक साइक्लोन ये यहाँ पर ये बन जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिखता कैसा है, तो आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। जब थोड़ा हाइट पर क्या होगा, आपका एक अपसरण हो रहा होगा, फैल रही होंगी, क्या होते हैं पवने, तभी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा ये बनता हुआ दिखेगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। इसकी मूवमेंट ही कुछ ऐसी होती है, ऐसे।
ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो भाई, अब चक्रवात की बात हम कर ही रहे हैं, ठीक है, ये स्थितियां चाहिए। अब चक्रवातों को और अधिक विध्वंस करने वाली जो ऊर्जा है ना, वो संघनन प्रक्रिया द्वारा उच्च कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होते हैं। यहाँ पर मैंने कौन सा मेघ की बात हो रही है? कपासी स्तरीय मेघ, ठीक है ना। अब अपना इसको ना बादल ही समझो। आप जब अगले चैप्टर पे आओगे तो आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा भाई किस स्तर के मेघ हैं ये। तो कपासी स्तरीय मेघ बनता है, यहाँ पे दो मिक्स है, ध्यान रखना बादल। कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त यहाँ पे एक ऊर्जा होती है जिसको हम बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है, वो इन चक्रवातों को और मजबूत बना रही है। क्या बना रही है भाई? मजबूत बना रही है। कैसे? जो कि इस तूफान के केंद्र को घेरे होते हैं। अगर भाई आपको दिखाऊं तो, ठीक है, ये देखो, ये इस तूफान का केंद्र है। ये इस तूफान का क्या है? केंद्र है। ये क्या बन रहा है? मैं आपके बादल बन रही है। ये क्या है? आपके बादल, जिसको हम बोल रहे हैं सिरस स्ट्रेटस क्लाउड, यानी कपासी स्तरी, कपासी स्तरी मेघ, कपासी स्तरी मेघ, जो कि क्या है ना, इसको और ऊर्जा दे रहे, इस चक्रवात को और ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे ये और विध्वंस हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि भाई समुद्र पर बन रहे हैं, महासागर पर बन रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, लगातार इसको आर्द्रता मिलती जाती है, और स्थल पर पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है। सही बात है, जब स्थल पर पहुंच जाएंगे, कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना ये, तो वहां पर क्या होगा, इनको क्या नहीं मिलेगा, वहां पर इनको नमी नहीं मिलेगी, जिस वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे चक्रवात खत्म हो जाएगा, और तट पार करने का स्थान जो है, चक्रवात खत्म हो गया और जैसे ही तट पर पहुंचेगा, मान लो ये तट है, यहाँ पर ही जैसे पहुंचा, इसको हम क्या बोलेंगे? लैंडफॉल हम बोलेंगे। तो तट पार करने वाला स्थान है इस चक्रवात का, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉल हम बोलते हैं। अब हमने समझ लिया भाई चक्रवात है क्या, लेकिन अब ना इसकी संरचना देखते हैं, इसकी संरचना। तो उसने कटिबंधीय चक्रवात की संरचना कैसी होती है? तो केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है। केंद्र क्या है भाई? केंद्र आपका ये है, केंद्र आपका क्या है? यहाँ पर ये है। अब इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होता है भाई? मतलब केंद्र तो ये रास्ता, ठीक है, केंद्र के चारों ओर एक सर्पिल, सर्पिल मतलब कि सांप के फन की तरह, ठीक है, या सूंड की तरह आप कह सकते हो, हाथी की, उसकी तरह क्या होता है? परिसंचरण हो रहा होता है, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का आप देखो, ठीक है। और इसे क्या बोलते? चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चक्रवात की इसको आंख कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, मैं मिटाता हूँ इसको 2 मिनट। ये क्या है? चक्रवात की आंख बोलते हैं इसको हम। अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो, रियल में, ये देखो, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर क्या है, जब मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको चक्रवात की आंख देखने को मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहीं पे थे ना हम, हाँ। तो केंद्र के चारों ओर जो है प्रबल जो है आपकी सर्पिल पवने, कुछ इस प्रकार की पवने, ठीक है, देखो ऐसी क्या है, आपके सर्पिल पवने जो है घेरे रहती है, परिसंचरण यहाँ पर होता रहता है, ध्यान रखना है, दिखा भी रखा है आपको, ठीक है। इससे चक्रवात की आंख कहते हैं। आंख जो है यहाँ पर शांत क्षेत्र होता है, मतलब ये जो बहुत शांत क्षेत्र होता है, और यहाँ वायु का अवतलन होता है। यहाँ पे जो वायु है ना, यहाँ पर इकट्ठी होगी, और यहाँ पर वायु क्या, यहाँ पर ऐसे फैल रही है नीचे की साइड, यहाँ पर वायु ऐसे जो है फैल रही है। समझ आ रहा है भाई? आप देखना चाहो, देखो ये रियल में यहाँ पर ये आंख है इसकी, ठीक है, और ये इसके साइड में, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं बना दिया मैंने यहाँ पर, इसको हम ना आई वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई वॉल बोलते हैं। अगर हिंदी में जानना चाहो तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम अक्षुभित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षुभित्ति बोलते हैं, जो कि आंख के चारों ओर होती है। क्या होती है भाई? आंख के चारों ओर होती है, और यहाँ वायु का प्रबल आरोहण होता है। क्या होता है भाई? जो वायु है ना, वायु वहां पर बहुत इकट्ठी होती है, वहां पर कन्वर्ज हो रखी होती है। कहाँ पर? भाई अगर देखना चाहें हम, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वायु क्या क्या हो रही होती है भाई, यहाँ पर आरोहण हो रहा होता है, और इसलिए यहाँ पर शांत क्षेत्र होता है। जो मैटर यहाँ पर हो रहा होता है वो उसके चारों ओर ही हो रहा होता है, आई वॉल के पास। समझ आ गया? और पवनों का जो वेग होता है ना, वो अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब इसके साथ जो पवन चल रही होती है, उसमें जो वेग होगा लगभग
250 किलोमीटर वो कवर कर रहा होगा 1 घंटे में। व्यास कितना होता है भाई, 600 से 1200 किलोमीटर तक होता है इन चक्रवातों का व्यास, और गति लगभग 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन। समझ रहे हो ना भाई, एक दिन में करीब जो है 300 से 500 किलोमीटर जो है गति कर लेते हैं। और ये तूफान जो है तरंग उत्पन्न करते हैं महासागर के अंदर, और तटीय निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन हो जाता है। जल प्लावन का मतलब मान लो ये तट है, तो यहाँ पर ये तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, तो तट वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जल प्लावन मतलब कि यहाँ पर पानी पानी का स्तर जो थोड़ा ऊपर भी आ जाता है तट के पास, जिससे क्या होता है यहाँ पर पानी भर जाता है तटों में। और कोई कोई यहाँ पर मान लो कि बहुत कोई कुछ लोग रह रहे होंगे, किसी के घर होंगे, तो वो भी डूब सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जल प्लावन। जो तटीय निम्न क्षेत्र है, जो बहुत नीचे है, तट के पास है, उनको खतरा रहता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूँ मैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ये ऐसे सर्पिल आकार में मूवमेंट हो रही होती है, बहुत शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर वायु का अवतरण हो रहा होता है, फैल रही होती है, और फैल रही होती धीरे धीरे जो है कोस्ट की तरफ चलते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है तड़ित झंझा और टोर्नेडो। तड़ित झंझा और टोर्नेडो, ध्यान समझना भाई, और इसका फैमिलियर भी हो। ये स्थानीय होते हैं लेकिन आक्रामक तूफान होते हैं, समय बहुत कम समय के लिए रहते हैं, और क्षेत्र क्या है, बहुत कम क्षेत्रफल पर ये होता है। आपको जो तड़ित झंझा और टोर्नेडो आपको देखने को मिलता है ना, आप इंग्लिश में समझ जाओगे। तड़ित झंझा का मतलब होता है थंडर स्ट्रोम, जैसे बहुत कड़क वाली बिजली कड़कती है ना, उसको तड़ित झंझा ही बोलते हैं। और टोर्नेडोस प्रभाव लेकिन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब तड़ित झंझा की बात करते हैं हम, ठीक है, जिसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये उष्ण और आर्द्र दिन, उष्ण मतलब गर्म दिन, और आर्द्र मतलब जब नमी हो थोड़ी सी हवा के अंदर, उसमें प्रबल संवहन के कारण ये बनते हैं। प्रबल संवहन का मतलब होता है कि हवा ऊपर उठती है संवहन धारा के रूप में, तो उस टाइम पे हमको ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ होता है। कपासी वर्षा मेघ कुछ ऐसा होता है भाई, ध्यान रखना है, क्योंकि संवहन धारा जब ऐसी ऊपर उठी, यानी ठीक में नमी होती है, तो मेघ तो बनेंगे ही बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, बादल तो बनना ही बनना है ना। तो पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं, जो कि बहुत गर्जन करते हैं, बिजली इनमें होती है, और अधिक ऊंचाई पर तापमान शून्य से कम हो जाता है। जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे इसके अंदर, है ना, तो तापमान बहुत शून्य से भी, यानी 0 डिग्री से ही माइनस में 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। और अब इससे क्या होगा भाई, ओले बनेंगे, और बारिश के रूप में क्या होगी, ओलावृष्टि होगी यहाँ पर। और आर्द्रता कम होने पर जो है धूल भरी आंधियां भी होती हैं। अगर गर्मी का दिन है, यहाँ पर मान लो कि भाई नमी तो है नहीं, तो यहाँ पर जो धूल उड़ेंगे, जो आंधियां चलेंगे, वो धूल भरी होंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बिजलियां कड़कती है, गरज उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तड़ित झंझा हम बोलते हैं। आगे देखो, टोर्नेडो की बात करूं मैं, तो कभी कभी तड़ित झंझा के दौरान, तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है कि वायु हाथी के सूंड जैसी सर्पिल रूप में नीचे आती है। देखो जैसे जब यहाँ पर क्या बने, कपासी वर्षा मेघ बने, ठीक है ना, कभी कभार जो वायु है ना, वो हाथी के सूंड की तरह से नीचे आती है, नीचे आती है, और ऐसा सर्कुलर मोशन हमें दिखता है। इसके केंद्र पर क्या अत्यंत कम वायुदाब होता है, केंद्र मतलब कि यहाँ पर कम वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ पर हॉट एयर है वो ऊपर तो उठ चुकी है, ये बात है, संवहन धारा के रूप में ऊपर उठी। अब इसको फिल करने के लिए कोई तो आएगा, तो जब वायु ऊपर से नीचे आ रही है, और भी किस आकार में, एक सूंड की तरह आ रही है, सर्पिल आकार में आ रही है, तो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, ध्यान रखना। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो बोलते हैं। और समुद्र पर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जलस्तंभ बोलते हैं। अगर यही सेम चीज अगर मान लो समुद्र पर बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई जलस्तंभ। ठीक है, वाटर स्पाउट्स इसको हम बोलते हैं। समझ आ गया, तो ये टोर्नेडो होता है। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर ये फिनिश होता है, होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कि हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।